आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज फाइनली। मैं म्यूट कर रहा हूँ। आपको कोऑर्डिनेट करना है खालिद भाई, तो फॉर्मेट जो भी है आपके सामने मौजूद होगा। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। जी, थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका भी दे देते तो अच्छा होता खालिद भाई। मेरा इंट्रोडक्शन फिलहाल तो यही है कि मैं इस प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर हूँ अच्छा। और जो सही बात होगी उसकी तरफ रहूंगा, पार्शियलिटी नहीं करूंगा। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खालिद खान आप तमाम लोगों को इस बात इस्तकबाल करता हूँ आज की इस डिबेट में। जैसा कि आप जानते हैं, एक्स मुस्लिम साहिल और जैद पटेल के बीच में जो डिबेट होने जा रहा है उसका टॉपिक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कम उम्री में सही या गलत। दिस इज द टॉपिक। डिबेट की पूरी शर्तें जो पहले से अंडरस्टैंड की जा चुकी हैं जैद पटेल और साहिल के बीच में, वो एक दूसरे के पास मौजूद है। मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिबेट की लैंग्वेज पोलाइट और अदबी होनी चाहिए और इंसल्टिंग बिल्कुल ना हो। मैं एज ए कोऑर्डिनेटर जब भी मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक से बाहर जा रहा है तो मैं उसे रोकूंगा और टाइम लिमिट पर मेरी पूरी नजर होगी। अगर किसी भी स्पीकर को लगता है कि दूसरा स्पीकर टॉपिक से हट रहा है तो हाथ उठाकर अपना इख्तिलाफ जाहिर कर सकता है, उस पर जरूरी कार्रवाई होगी। दोनों स्पीकर और मैं बोलेंगे और बाकी किसी चौथे को बोलने की इजाजत नहीं है। कोई किसी को म्यूट नहीं करेगा। स्क्रीन शेयरिंग या और किसी एक्टिविटीज के दौरान डिस्टरबेंस की इजाजत नहीं है। दोनों स्पीकर अपने टाइम में ही बोलेंगे, दूसरे के टाइम में बोलने की इजाजत नहीं है। लाइव चैट, सुपर चैट दोनों बंद रहेंगे। वीडियो की राइट्स दोनों स्पीकरों के पास है। इस वीडियो के मुतालिक दोनों एक दूसरे पर कॉपीराइट का दावा नहीं करेंगे। डिबेट खत्म होते ही स्ट्रीम बंद कर दी जाएगी। कोई भी एक दूसरे का पर्सनल नंबर डिटेल्स यहाँ शेयर नहीं करेगा। दोनों स्पीकर्स ऑडियंस के सामने अपने प्लेटफॉर्म का एडवर्टाइजमेंट लास्ट में कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म फॉर्मेट की शर्तें हैं। साहिल की रिक्वेस्ट की वजह से जैद पटेल फर्स्ट स्पीकर हैं और साहिल सेकंड स्पीकर होंगे। डिबेट शुरू होने से पहले दोनों स्पीकर 2-2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन देंगे। फिर 10-10 मिनट के 2 सेशन होंगे और 6 मिनट के 3 सेशन होंगे। लास्ट में मैं 2 लाइन बोलकर डिबेट को 6 खत्म मिनट के करूंगा। 3, खालिद भाई 6 मिनट के 3, अच्छा मतलब 3-3 मिनट ईच। हाँ, 6 सेशन ओके होंगे ओके 3-3 मिनट के। ओके ओके। डिबेट का मकसद सच को आम करना है, हक की दावत लोगों तक पहुंचाना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जैद पटेल से कि वो अनम्यूट करें अपने आप को और अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है जैद पटेल। मैं एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं स्कॉलर्स की नॉलेज को आम लोगों की जुबान में लोगों तक पहुंचाता हूँ और मैं ये काम अल्हम्दुलिल्लाह 1996 से अब तक करता आया हूँ। i+ टीवी और इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का मैं जिम्मेदार हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल और सारी डिटेल्स मैं लास्ट में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और कोशिश यही होती है जिंदगी में कि हक और सही बात किस तरह से प्रूफ और दलाइल की रोशनी में लोगों के सामने मैं लाऊं। तो मुख्तसर में मेरा यही तारुफ है और जी। आप म्यूट पे है खालिद भाई। साहिल भाई, आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जी जी। सभी मेरे दर्शकों को और जितने लोग देख रहे हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हैं या फिर गैर मुस्लिम भाई है, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं पहले मुस्लिम था और कुछ लगभग 2.5 साल पहले मैंने इस्लाम को छोड़ा और उसके बाद मैंने ये एक्टिविज़म स्टार्ट किया। कई सारे डिबेट्स मैंने किए हैं, लेकिन वो यानी ऐसे डिबेट्स थे जिसमें ओपन लाइव स्ट्रीम होती थी, आप सभी लोगों को पता है। और मैं समझता हूँ कि हर किसी को हक है अपनी बात रखने का और उसी में मैं भी शामिल हूँ। इसलिए मैं भी अपनी बात जो है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि इस अंदाज से रखूँ
कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे, सच भी सामने आ जाए और किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। बहुत शुक्रिया। बहुत म्यूट है बहुत आप। शुक्रिया आप, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। तो अब मैं मिस्टर जैद पटेल को कहूंगा कि उनके पास 10 मिनट का स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम है, तो आप अपनी बात रखें, जो भी आपकी बात है इस मुद्दे पर। जैद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी स्टार्ट कीजिए जैद भाई। जस्ट 1 मिनट, मैं मेरी पावर पॉइंट लोड कर लूं। ठीक है। जब आप रेडी हो जाए तो मुझे बोलें कि अब मैं रेडी हूँ, तो मैं टाइम स्टार्ट करूँ। जी मैं रेडी हूँ। जी मेरी जैद आवाज पटेल क्लियर साहब, सुनाई दे रही है? जी जैद पटेल साहब, आपका टाइम स्टार्ट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि वसहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हमारा मौजू इस डिबेट में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा रदियल्लाहु अन्हा से कम उम्री में शादी, सही या गलत? मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं एक सवाल से, और सवाल ये है, मैं साहिल से पूछता हूं कि जब आपका ये मौकिफ है कि ये गलत है, तो सही उम्र क्या है शादी की, यानी मिनिमम एज शादी की क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक? आप इस चीज को स्पेसिफाई करें, वाजे करें, ताकि हम अपने इस डिफरेंस को सॉल्व कर सकें और सही बात क्या है जान सकें। सेकेंड चीज, जो उम्र आपके मुताबिक सही उम्र है, वो उम्र क्यों सही है? उसके अंदर आपकी बेसिस क्या है, उसके अंदर आपका फाउंडेशन क्या है, उसके अंदर आपकी स्टैंडर्ड क्या है, मेयार क्या है? तो ये बात को आप वाजे करें। तीसरी चीज, आप किस चीज के खिलाफ है वो क्लियर करें। सिर्फ आयशा रदियल्लाहु अन्हा की कम उम्री की शादी में के खिलाफ है, या कोई भी शादी कम उम्री में उसके खिलाफ है, ये आप क्लियर करें। ये हो गए 3 सवाल। अब आइए मैं आपके सामने बात वाजे करूं कि अगर आप सिर्फ आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी के खिलाफ हैं, तो फिर ये तो नाइंसाफी है। क्यों नाइंसाफी है? कि आप सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के खिलाफ है और बाकी सब कम उम्री की शादी को सही समझते हैं, तो ये तो गलत होगा। तो आपको वाजे करना होगा कि आप सारी शादियों के खिलाफ है और या सिर्फ ये एक शादी के खिलाफ है, आपको वाजे करना होगा। और जब तक आप ये सवालों के जवाब ना दे दें, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात को आगे ना बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी कैसे मिलेगी कि आपका फाउंडेशन क्या है, आपकी बेसिस क्या है। अब आइए मैं आप सबको बता दूं, चाइल्ड मैरिज के तो हम भी खिलाफ हैं, हम भी खिलाफ है। क्या आप जानते हैं इस्लाम में एज ऑफ मैरिज क्या है? तो एज ऑफ मैरिज के ताल्लुक से हम ये देखते हैं कि एक फॉर्मूला हमें मिलता है। सबसे पहली चीज कि बुलूगत तक पहुंचनी चाहिए लड़की, यानी कि बालिग होनी चाहिए, प्यूबर्टी तक पहुंच जाना चाहिए, उसे मेंसेस आ जाना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। इसके कई दलाइल है, वो दलाइल में से मैं एक दलील आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कुरान की सूरह निसा सूरह 4 वर्स 6, अल्लाह ताला ने फरमाया वबतलुल यतामा हत्ता इदा बलगुन निकाह, यतीम को आजमाओ यहां तक का कि वो निकाह की उम्र तक ना पहुंच जाए। बलगु बुलुगत भी इसी से आता है, यानी कि निकाह की उम्र तक ना पहुंच जाए। पता ही चला कि एक उम्र है जो निकाह की उम्र है। वो उम्र क्या है? वो उम्र है जब वो हैज आ जाए उसे, जब वो मेंसेस तक पहुंच जाए। तो वो यतीम के ताल्लुक से है कि जब वो यतीम उम्र बुलुगत तक पहुंच जाए तब उसे टेस्ट लो, और वो उम्र को निकाह कहा गया है, यानी कि निकाह की उम्र कहा गया है। सेकेंड चीज, सिर्फ वो काफी नहीं कि बुलुगत तक पहुंच जाए। शरीयत का कायदा, इस्लामिक शरिया का रूल है, ला दररा वला दिरार, कोई नुकसान ना पहुंचाओ ना नुकसान लो। सुनन इब्न माजा की हदीस है। और आप सही मुस्लिम की कमेंट्री में इमाम नववी के वर्ड्स पढ़ सकते हैं, हवाला दिया हुआ है। वो कहते हैं कि कई उन्होंने उलमा का नाम लेकर कहा कि हद ज़ालिका अन ततीक़ अल जिमा, कि इसके अंदर लिमिट ये है कि जिमा जो है, इंटरकॉर्स यानी कि सेक्सुअल ताल्लुकात की, उसके अंदर इस्तिताअत होनी चाहिए, मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उससे उसको तकलीफ हो, उसको नुकसान हो, प्रेगनेंसी से नुकसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो कहते हैं यख्तलिफु ज़ालिका बिइख्तिलाफिहिन्ना, ये हम देखते हैं लड़कियों में एक नहीं होती है, इसी वजह से उम्र कैद नहीं कर सकते।
और आप देखोगे कि ये फिजिकल कैपेसिटी जब तक पूरी ना हो जाए, इसी वजह से उम्र कैद नहीं कर सकते बुलूगत के साथ फिजिकल कैपेसिटी। और फर्दर आप देखोगे सिर्फ फिजिकल नहीं, जहनी तौर पर भी उसको केपेबल होना चाहिए। और ये चीज समाज और माशरे पे डिफर होती है, क्योंकि उससे उसे नुकसान होगा अगर वो मेंटली रेडी नहीं है, तो ला दरार वला दिरार के तहत उसको नुकसान होगा। जब ये तीन चीजें मैच होगी तो तब वो सूटेबल फॉर मैरिज होगी। मेरा चौथा सवाल है, ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती है तो उस लड़की को आप चाइल्ड कहेंगे या अडल्ट कहेंगे? मेरा साहिल से ये सवाल है, चौथा सवाल। अब हम देखते हैं आयशा रदियल्लाहु अन्हा ये सारे स्टेजेस पूरा करके 9 इयर्स की उम्र में वो पहुंच चुकी थी, सारी स्टेजेस पूरा करके। अब कोई और लड़की हो सकता है 9 इयर्स, हो सकता है 12 इयर्स, हो सकता है 15, हो सकता है 18, हो सकता है 21 में भी वो केपेबल ना हो सकता है। और इसके बाद भी शादी नहीं हो जाती। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ला तनकिहुहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में कहा कि अपनी बच्चियों की शादियां ना कराओ सिवाय उनकी इजाजत से। तो मतलब उनकी इजाजत होना जरूरी है, वो भी आफ्टर मैच्योरिटी। आप देखेंगे कि इस ताल्लुक से मैं आपको ये खास कॉल बताना चाहता हूं इब्न हजर का, सही बुखारी की कमेंट्री में उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि इजाजत का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो प्यूबर्टी नहीं पहुंची, अगर बालिग नहीं हुई तो इजाजत का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी इजाजत होनी चाहिए। और आप अगर आयशा रदियल्लाहु अन्हा के केस में देखेंगे तो आप देखोगे वाज़े क्लियर हदीस है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि उनके घर में प्रिपरेशन जो हो रही थी, रुखसती के ताल्लुक से प्रिपरेशन हो रही थी, उनकी वालिदा खास ऐसा डाइट खाना उन्हें दे रही थी ताकि वो थोड़ी हेल्दी और मोटी हो जाएं। और वो कहते हैं यहां तक कि एक वक्त आ गया कि फसमिनतु अलैहि का अहसन समनी, कि वो अच्छी तरह से फिर वो मोटी हो चुकी थी, यानी फिजिकल ग्रोथ उनकी हो चुकी थी, जैसे कि वो खुद अपने अल्फाजों में कह रही। और आप देखोगे कि औरतों ने उन्हें जब जमा हुई तो मुबारकबादी दी, और क्या कहा कि मुबारकबाद हो अला खैरी बरकतिन, बरकत हो, व अला खैरी तौरिन, बेहतरीन नसीब हो तुम्हारा। तो यानी वो लोगों ने मुबारकबादी दी। इससे क्या पता चलता है कि वो पहले तो जमा हुई थी, मुबारकबादी दी, उनको रेडी किया। इससे क्या पता चलता है, वाज़ेह तौर पे उनको पता था। आगे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हम 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, कोई आज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 100 साल पहले औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स मिले हैं, तकरीबन 100 साल दूसरे मजहबों में। 200 साल पहले जाके तो सती बैन हुआ, ये 1400 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद भी वली जो उसका गार्डियन होता है, उसकी परमिशन, जो सबसे ज्यादा केयर करता है उसके लिए, जो सबसे ज्यादा फिक्रमंद है, उसके ताल्लुक से उसकी परमिशन होना, तब जाके शादी अलाउड होती है। मेरा सवाल यह है कि इस्लाम की इस कंसेप्ट पर आपका क्या एतराज है? आइए एज ऑफ मेंसेस के ताल्लुक से हम देखें, ये अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट है। आप इस रिसर्च में देख सकते हैं कि 30% अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल्स के ताल्लुक से आता है कि 7 साल में ही वो मेच्योरिटी पहुंच चुकी थी, 7 साल, और 50% 8 साल। और कॉकेशियन गर्ल्स के ताल्लुक से आप देख सकते हैं 15% 8 साल, 40% 9 साल, यानी कि एक बहुत सिग्निफिकेंट बड़ा नंबर। एक और रिपोर्ट ये देख सकते हैं, मेजॉरिटी गर्ल्स 10 साल की उम्र तक वो हेल्थ के तक पहुंच जाती है, मेंसेस पहुंच जाती है, मेच्योरिटी पहुंच जाती है, और दूसरे फिजिकल उसके डेवलपमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आप इस चार्ट में 7, 8, 9, 10, 11 में देख सकते हैं। और ये तो वहां की बात है अमेरिका की। अगर इंडिया की मिसाल देखें तो रिपोर्ट्स है, ये 8-9 साल की रिपोर्ट है, 7 साल की प्यूबर्टी की रिपोर्ट है। और अगर आप देखें प्यूबर्टी के ताल्लुक से, यानी कि मेंसेस के ताल्लुक से, कई फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जेनेटिक फैक्टर्स, रेस, एनवायरनमेंट, ये 20 फैक्टर्स आपके सामने स्क्रीन पर है मौजूद। इमाम शाफी जो अर्ली जमाने के स्कॉलर है 150 हिजरी के, वो तो कहते हैं कि यमन की औरतों को देखा गया 9 और 7, 10 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। मतलब वो जमाने के ताल्लुक से आप ये डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्लियर प्रूफ प्रेजेंट किया जाए कि अर्ली प्यूबर्टी, जैसे बाज लोग इनकार करते हैं, अर्ली प्यूबर्टी गर्ल्स में होती ही नहीं है, तो वो क्लियर प्रूफ प्रेजेंट की। मैंने तो अपने कुछ प्रूफ प्रेजेंट किए हैं, और भी प्रूफ्स हैं, बस कुछ प्रूफ आपके सामने भी दे दिया हूं। और अगर कोई ये कहता है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा को हैज नहीं आया था, तो उन्हें वाज़ेह प्रूफ लाना होगा, क्लियर हदीस लाना होगा, जिसमें क्लियरली दिया हो कि रुखसती वक्त पर उन्हें हैज नहीं आया होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिखाया, प्रॉफेट मोहम्मद ने सिखाया कि लड़की की कंसेंट लो, हैज के बाद उससे शादी हो, तो ये सब जब उन्होंने सिखाया, जाहिर सी बात है उन्होंने खुद सबसे पहले उस पर अमल किया। और कोई कहता है नहीं अमल किया, तो उसको प्रूफ लाना होगा कि कहां ये दिया हुआ है कि नहीं किया। अब हिस्ट्री में हम देखते हैं तो आप देखोगे कि अमेरिका की मिसाल, हम 1400 साल पहले नहीं जा रहे हिस्ट्री में, हम सिर्फ 140 साल पहले जा रहे हैं, 140 ईयर्स। और 140 ईयर्स में आप देख सकते हैं 1880 की बात है, अमेरिका के अक्सर स्टेट्स में 10 साल थी एज ऑफ कंसेंट, 12 साल थी एज ऑफ कंसेंट। और आप रशिया में देखोगे 10 साल थी, स्कॉटलैंड में, स्पेन में 12 साल, यानी कई कंट्रीज इसकी मौजूद थी। इंडिया की बात देखिए, 18 साल जो अभी है, उससे पहले 16 साल थी, उससे पहले 14 साल थी, उससे पहले 12, उससे पहले 10।
तो ये चीज मौजूद है। और हिस्टोरिकली अगर देखें, मैं अदर रिलीजन की सिर्फ हिस्ट्री के तौर पे बता रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि कई हिंदू गॉड्स के ताल्लुक से, राम कृष्ण शिव के ताल्लुक से रेफरेंसेस दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं महाभारत में तो दिया है कि 30 साल के आदमी को 10 साल की लड़की से शादी करना चाहिए, 21 ईयर्स के आदमी को 7 साल की लड़की से शादी करना चाहिए। ये सेम चीज आप मनुस्मृति में भी देखते हैं। क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में आप देखते हो तो क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है, न्यू एडवेंट एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ऑफ द बाइबल का रेफरेंस है कि मैरी की जब शादी हुई जोसेफ द कारपेंटर से, जो वहां दिया हुआ है, वी डोंट बिलीव इन इस्लाम, लेकिन वहां दिया हुआ है, तो 12 साल की उम्र थी। तो ये सब कुछ चीजें थी। हम ये कहते हैं ये सब चीज होती थी और ये सब लोग करते थे। और ये क्यों होता था, क्यों अर्ली टाइम्स में शादी होती थी? आप देख रहे हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज जो 70 ईयर्स के तकरीबन है इंडिया में, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। अगर आप सिर्फ 1960 तक जाओ तो आप देखोगे 42 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। और सऊदी में देखो वहां पे भी 42 ईयर्स। और 1770 में जा रहे, थोड़ा ही पीछे गए तो आप देखते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन एवरेज लाइफ जो एक इंसान जीता है वो 28 से लेके 35 ईयर्स के दरमियान। और रोमन स्केलेटन्स मिले हैं, 2000 से ज्यादा स्केलेटन्स देखने के बाद ये पता चला कि एवरेज रोमन वर्कर की उम्र 30 साल हुआ करती थी। और एक और बात फैक्टर आप इसमें देखिए कि आज हमारे जमाने में यूनिसेफ की रिपोर्ट है 1000 में से 46 बच्चे प्यूबर्टी से पहले मर जाते हैं। लेकिन यही चीज, सेम चीज हिस्टोरिकली देखोगे, कई कल्चर्स की रिपोर्ट आपके सामने है 100 में से 46। अब आप सोचो कि अगर आप उस जमाने में जीते हो, आपको पता है एवरेज एज तकरीबन 35 इयर्स, आप जी सॉरी जैद भाई, आपका टाइम पूरा हो चुका है। तो ये बात मैं कहकर फिनिश करता हूं कि ये चीज हिस्टोरिकली होती आई थी और ये चीज के ताल्लुक से हमें मिल रहा है। और आपसे सवाल है कि ये चीज क्यों गलत है? मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए थी? 1400 साल। टाइम हो गया है ना? फैसला कर सकता है। शुक्रिया। टाइम हो गया ना? टाइम हो गया, खाली अगर आप टाइम हो गया, अगर आप इजाजत दें तो क्वेश्चंस जो है वो रिपीट कर लिए जाए। नहीं नहीं, टाइम हो गया है ना, वो रिबटल में आप रिपीट कर सकते हो। थैंक यू। जी, ठीक है। ये पीपीटी हटा दीजिए आप जैद भाई। जी, मेरा टाइम स्टार्ट कर रहे हो? जी, रेडी हैं आप? तो जी जी मैं रेडी हूँ। स्टार्ट। जी, तो दोस्तों देखिए, जैद भाई ने बहुत सारी बातें बताई है और इसको हम रिबटल में मैं कवर करूंगा कुछ चीज़ें इसमें। लेकिन जो मेरा प्रेजेंटेशन है कि जो टॉपिक के सिलसिले से, उसमें हमको कुछ बातों पे गौर करना पड़ेगा। एक तो ये है कि चाइल्ड मैरिज, ठीक है, और आम तौर पे हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज जो पहले होती थी उसमें दोनों बच्चे होते थे, यानी जो लड़की है वो भी छोटी उम्र की और लड़के छोटी उम्र के। और कई जगह पे आपको ये भी मिल जाएगा कि शादी होने के बावजूद लड़की की विदाई नहीं होती थी जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए या उसको मेंसेस स्टार्ट ना हो जाए या प्यूबर्टी की एज तक ना पहुंच जाए। यहाँ पे मसला ये है, जब हम हजरत मोहम्मद साहब, अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे कुछ ऐसी बातें बतानी पड़े जो हो सकता है आप लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन चूंकि आप लोगों के सामने ये रखना भी ज़रूरी है, तो मैं पहले ही आप सभी लोगों से इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। इसको एज एन एडुकेशन आप लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप कि हज़रत मोहम्मद साहब जो है, जब हज़रत आयशा के साथ उनका निकाह हुआ तो वो 52 साल के थे। यानी एक इंसान जिसको ये कहा जा रहा है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये शख्स खुद 52 साल के हैं। यानी एक बूढ़े इंसान की शादी की जा रही है एक बच्ची से 6 साल की। अच्छा, जैद भाई ने बताया कि चाइल्ड मैरिज के वो भी खिलाफ है। मुझे जैद भाई सिर्फ इतना बता दे कि भाई 6 साल की बच्ची ये चाइल्ड मैरिज नहीं होती है? क्या रसूलुल्लाह ने चाइल्ड मैरिज नहीं की थी? बिल्कुल की थी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे, एक जो पहला प्रॉब्लम ये आता है कि रसूलुल्लाह खुद 52 साल के हैं और हजरत आयशा 6 साल की। अच्छा, हजरत आयशा जो है 6 साल की उसमें निकाह हुआ है उनका और रुखसती 9 साल की उसमें हुई है, ठीक है। अभी आप देखिए कि अगर हमारे मोहल्ले में या एक 50 साल का बाबा 6 साल की बच्ची से अगर शादी करे तो लोग क्या करेंगे? लोग उसको उसको बुरा भला कहेंगे। और अगर हमारे घर का बुजुर्ग भी ये हरकत करे तो हम उसको डिसोन कर देंगे।
फिर हम एक नबी, एक रसूल से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरह का अमल पेशे अंजाम दे? खुद मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी फातिमा की शादी बुजुर्ग हजरत अबू बकर और हजरत उमर से नहीं करवाई थी, बल्कि हजरत अली से करवाई थी। अगर जैद भाई को हदीस देखना है तो मैं उसको स्क्रीन पे दिखा दूंगा आप लोगों के सामने, और जैद भाई को भी बता दूंगा। अच्छा, अभी देखते हैं कि क्या चाइल्ड मैरिज एक अच्छी चीज है? अब देखिए, शादी ये लाइफ की एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और बच्चे की लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, और उसको ये हक, यानी जो शादी करता है ये उसी का हक होता है कि वो किसको चूज करे। आप समझे बात को? यहाँ पे 6 साल की बच्ची, उसके अंदर तो अभी मेंटल मैच्योरिटी भी नहीं आई होती है, और हजरत आयशा की शादी फिक्स कर दी जाती है। एक 6 साल की बच्ची अपना कंसेंट कैसे दे सकती है? इसके अलावा अगर आप देखें, मैं आपको कुछ हजरत आयशा के ताल्लुक से मैं आपके सामने कुछ हदीसें पेश कर देता हूं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं कि क्या हजरत आयशा मैच्योर थी? तो 6 साल में जब उनकी शादी हुई तभी तो मैच्योरिटी का सवाल ही नहीं उठता कि 6 साल की बच्ची जो है वो डिसीजन ले ही नहीं सकती, है ना? तो यहाँ पे तो रसूलुल्लाह जो है उन्होंने भी एक इंसानियत के खिलाफ काम किया, और यानी उनके वालिद ने जो ये शादी कराई ये भी इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि बच्चे की जो लड़की होती है उसकी पूरी आजादी होना चाहिए कि वो किसको चूज करे। बहुत से बार क्या होता है कि आपने शादी करवा दी, आगे जाके जब लड़की को पता चला कि भाई ये लड़का तो मुझे पसंद ही नहीं है, तब तक तो उसके पास ऑप्शन भी नहीं होगा, उसकी तो जिंदगी ऐसी ही बर्बाद हो गई, या तो फिर डिवोर्स लो, आपने उसकी जिंदगी ऐसी ही खराब कर दी। तो इस लिहाज से भी बच्ची के साथ शादी करना, और खास करके हजरत आयशा के साथ शादी करना, ये बिल्कुल सही नहीं था। और इसके अलावा आप देखिए कि क्या आज एक इंसान एक बच्ची से शादी कर सकता है जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है? तो हाँ, इस्लाम के हिसाब से कर सकता है। रसूलुल्लाह ने खुद किया। कुरान की 65 60 वर्स, चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 4 अगर आप देखिए तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा कि आप एक ऐसी लड़की से शादी कर सकते हैं जिसको अभी हैज आना स्टार्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तलाक की इद्दत की जो मोहलत है वो बताई गई है उसमें। अब हजरत आयशा के ताल्लुक से हम कुछ चीजें देखते हैं हदीसों में क्या आता है कि क्या हजरत आयशा मैच्योर थी या नहीं थी। ये मैं 1 मिनट दीजिएगा जी। अच्छा, ये बात तो जैद भाई भी मानते हैं कि हजरत आयशा की जो शादी है वो 6 साल में हुई थी, और रुखसती जो है वो 9 साल में हुई थी। ठीक है, अभी आप देखिए, हाँ, ये देखिए सही बुखारी की हदीस 6130 है। इसमें खुद आयशा बताती है कि आई यूज टू प्ले विद द डॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉफिट, एंड माय गर्लफ्रेंड्स यूज also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the prophet would call them to join and play with me. अच्छा, इसमें फतहुल बारी में जो है इमाम इब्ने हजर अल अस्कलानी कहते हैं कि द प्लेइंग विद द डॉल्स एंड सिमिलर इमेजेस इज फॉरबिडन, यानी जो डॉल्स है, गुड़िया है, या इस तरीके की जिसमें इमेजेस होती है वो हराम है, फॉरबिडन है। लेकिन हजरत आयशा के लिए इसलिए अलाउड था क्योंकि शी वॉज अ लिटिल गर्ल, नॉट येट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो हजरत आयशा जो है वो प्यूबर्टी तक पहुंची नहीं थी। खुद फतुल बारी के हिसाब से भी अगर आप देखा जाए तो ये मिलेगा। दूसरी चीज, अगर वहां जो बच्चियां उनके साथ खेलने आती थी, अगर वो बालिग थी, तो पर्दे के लिहाज से तो वो रसूलुल्लाह के सामने आ भी नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह जो है खुद बुला रहे हैं उनको हजरत आयशा के साथ खेलने के लिए। इसके अलावा आप देखिए, सुनन नसाई की हदीस नंबर 3382, इसमें क्या कहती है? हजरत आयशा खुद कहती है, इट वाज नरेटेड दैट आयशा सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 and consummated the marriage with me when I was 9 and I used to play with dolls. यहाँ देखिए यार, कौन सी मैच्योर लड़की जो है वो गुड़िया के साथ खेलेगी? नॉर्मल गुड़िया के साथ तो नहीं खेल सकती है। हाँ, मैच्योर लड़की जो है वो टॉयज के साथ खेल सकती है। आप खुद समझ जाइए कि कौन सा टॉय होगा वो। इसके अलावा आप देखिए कि सही बुखारी की हदीस नंबर 3894 है। इसमें क्या लिखा है? इसको थोड़ा मैं
F5 करता हूँ, रुकिए। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? एक मिनट। ये देखिए, इसमें क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मूंढों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा रुमान आयशा इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। अच्छा, ये रुखसती का मामला है। अब देखिए कि एक लड़की की विदाई है, रुखसती है, और उसको मालूम ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो कैसे आप कह सकते हो कि हजरत आयशा जो है वो मेंटली भी मैच्योर थी? देखिए, झूला झूल रही थी, इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। अब देखिए, एक मैच्योर लड़की जिसकी शादी हो रही है या जिसकी रुखसती हो रही है, उसको बाकायदा पता होता है कि आज मेरा वलीमा है, आज मेरी शादी है, वो तैयारियां करती है, वो सब कुछ करती है। लेकिन हजरत आयशा को तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो हजरत आयशा जो है वो मैच्योर थी ही नहीं। और इसके बाद देखिए, उसके बाद उनको जो है वो रवाना कर दिया गया। तो इससे भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह जो है, जब हजरत आयशा के साथ उन्होंने विदाई की, हालांकि जब निकाह हुआ तब तो वो मैच्योरिटी तो उनकी थी नहीं, बल्कि जब रुखसती हुई तभी भी वो मैच्योर नहीं थी। ठीक है। अच्छा, और एक हदीस है सही बुखारी की, हदीस नंबर 4750। ये लंबी सी हदीस है कि वो जब हजरत आयशा के ऊपर जब तोहमत लगी तो क्या क्या वाकया हुआ, उसमें से दो चीजें हमको मिलती है। दो चीजें क्या, कि जब हजरत आयशा को वो लोग वहां छोड़ के चले गए थे तो वो क्या कहती है, देखे, इन्होंने यही समझा कि मैं इसमें बैठी हुई हूं। इन दिनों औरतें बहुत हल्की पुल्की हुआ करती थी। जैद भाई ने क्या कहा कि वो फिजिकली भी मैच्योर थी, यानी बदन के लिहाज से भी। हालांकि यहाँ पे क्या है, इन दिनों औरतें बहुत हल्की पुल्की हुआ करती थी, गोश्त से इनका जिस्म भारी नहीं होता था, क्योंकि खाने पीने को बहुत कम मिलता था, खाना पीने के भी वहां पे वांदे थे। यही वजह थी कि जब लोगों ने हॉरस साहिल भाई, को। एक्सक्यूज मी। हाँ। साहिल भाई, टाइम हो गया आपका, 10 मिनट। इतना जल्दी हो गया? जी, देख सकते हैं आप ठीक है, भी। चलिए मैं नेक्स्ट उसमें कवर कर लूंगा इसको। जी, तो मैं जैद पटेल साहब को बोलूंगा। जैद पटेल साहब क्या बोलेंगे इसके ऊपर, साहिल भाई की उन्होंने कुछ बात का जवाब दिया नहीं दिया, आप डिस्कस करें। जैद पटेल साहब, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। हेलो। जी, जस्ट अ मिनट। मैं अपनी पावर पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। जी, यस, स्टार्ट मैं कर। स्टार्ट करता हूँ। जी, स्टार्ट माय हाँ, टाइम। एक मिनट। हाँ, चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले साहिल ने मेरे 8 सवालों का जवाब नहीं दिया है और मैं वेट कर रहा हूं। उसने कहा है कि रिबटल राउंड में जवाब देगा। आई विल बी ईगरली वेटिंग। जाहिर सी बात है, दो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेजरमेंट हमारे मैच नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे, पहले मैयार तो देखो, हो सकता है 1 सेंटीमीटर में बता रहा है, 1 इंचेस में बता रहा है। तो मैंने साहिल से पूछा कि तुम्हारे मुताबिक ये गलत है तो सही क्या है, बताओ। तो आई एक्सपेक्ट दिस आंसर एंड आई होप कि अगले राउंड में जरूर वो बताएंगे कि सही क्या है। मिसाल के तौर पर कोई अगर कहे कि 2 और 2 5 गलत है, तो उसके लिए जानना जरूरी है कि 2 और 2 4 सही है, क्योंकि हो सकता है कि वो जिस चीज को गलत बोल रहा है वही सही है। उसको पता होना चाहिए सही क्या है। तो साहिल के मुताबिक व्हाट इज द करेक्ट मिनिमम एज ऑफ मैरिज, उसके लिए स्पेसिफाई करना होगा कि ये एज होनी चाहिए। उसका एक ओपिनियन उसमें आना जरूरी है। और मैयार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। मेरे 8 सवाल मैं फिर से नहीं दोहरा रहा हूं। चलिए, साहिल ने कुछ सवाल पूछे हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवाए हसना है, रोल मॉडल है। यस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे भी सवार हुए, तलवार भी इस्तेमाल किए, उसमें भी तो रोल मॉडल है। तो क्या आज किसी को अगर जंग के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को फॉलो करना है तो उसे घोड़े पर सवार होना होगा, तलवार लेना होगा?
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सोसाइटी में रहते थे वहां पे एवरेज एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुआ करती थी, हमारी तरह की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी। वहां की बच्चियां सोसाइटी में एक्सपोज हुआ करती थी, हमारी तरह नहीं जो आज हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर स्कूलिंग सिस्टम में जब लॉकअप है तो सोसाइटी एक्सपोजर ना मिलने की वजह से मेंटली मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और हमें यहाँ के हिसाब से देखना होगा सारी चीजें। और उसवा हसना टाइम और जगह के एतबार से बात तय होती है। ये बात तो है कि उन्होंने वेट किया, जब वेट किया किस चीज के लिए वेट किया, 6 to 9 ईयर्स के अंदर क्यों वेट किया, ये बात गौर करने वाली बात है। और हम देखते हैं कि उसवा हसना में ये भी तो उसवा हसना है कि बालिग होने तक वेट किया, और उनके बाकी सारी मैरिजेस विडोज और डिवोर्सी से थी, उसमें भी तो उसवा हसना का मतलब ये है बेस्ट रोल मॉडल। हाँ, तो आई होप ये सवाल का जवाब साहिल के सामने क्लियर हुआ होगा, जरूर बताएं। साहिल ने मेरे एक सवाल का जवाब दिया एक तरह से, जो मैंने कहा कि क्या बेसिस है, तो साहिल ने ये कहा आज हमारे नजदीक ये सही नहीं है। तो आज आपके लिए मेयार है, आपके इस मेयार से तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही साबित हो गए, उनकी शादी सही साबित हो गई। क्यों सही साबित हो गई? क्योंकि वो जमाने के लोग उसे सही समझते थे। आप देखोगे कि खुद उनके दुश्मन जो वेट करते थे कि कहां पे कौन सी चीज है, कौन सी गलती करें ताकि हम एतराज उठाएं, वो लोगों ने कई एतराज उठाए, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी ये एतराज नहीं उठाया कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा से 9 साल की उम्र में शादी की। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद भी करते थे। वो टाइम की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन किसी ने एतराज नहीं उठाया, रोमन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर था, किसी ने एतराज नहीं उठाया, दोस्तों ने नहीं उठाया, दुश्मनों ने नहीं उठाया। अब सवाल ये उठता है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने भी एतराज नहीं उठाया जिंदगी में कभी भी। 2210 हदीसें बयान की, कभी नहीं कहा कि मेरी तो कंसेंट के बगैर मेरी शादी कर दी गई। उनको उठाना चाहिए था। उनकी वालिदा जो उनको रेडी करके भेज रही है, उनकी वालिदा को एतराज नहीं था, उनके फादर को एतराज नहीं था, उनके सोसाइटी को एतराज नहीं था, उनके दुश्मनों को भी एतराज नहीं था। तो आपको क्यों एतराज है? आपके पास क्या बेसिस है? अगला सवाल उन्होंने ये पूछा है कि माइनर थी वो, तो माइनर की शादी कैसे अलाउड हो सकती है? गुड क्वेश्चन। तो हम देखते हैं यस, उनका निकाह जो हुआ था 6 साल, एक हदीस में आता है 7 साल की उम्र में हुआ था, और रुखसती हुई 9 साल की उम्र में हुई। ये एक और फॉर्मूला आप जहन में रखिए, क्योंकि निकाह प्लस रुखसती तब जाके मैरिज प्रॉपर्ली कंप्लीट होती है इस्लामिक शरिया में। और अगर आपको चाहिए तो इसके कई प्रूफ्स हैं। वो शादी जिसकी रुखसती नहीं होती, वो इट इज लाइक एन एंगेजमेंट, एक मंगनी की तरह है। जैसे मिसाल के तौर पर इसके प्रूफ्स में 5 प्रूफ दे रहा हूं, लेकिन बहुत प्रूफ्स है। एक प्रूफ ये है कि अगर डिवोर्स हो जाए तो इद्दत वेटिंग पीरियड नहीं होता है। अगर मान लो कि डिवोर्स हो गया, और आपको मैं बताऊं ये डिवोर्स हम इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं, तलाक नहीं होता है, वो निकाह ही कैंसिल हो जाता है। मतलब वो आपने कहा ना तलाक है, बेचारी की जिंदगी खराब हो जाती है, नहीं, वो सोसाइटी के हिसाब से समझिए, आप यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से उसको जज कर रहे हो। आप यहाँ के आपके आज के नॉर्म, जैसे आपने कहा ना आज, तो वो आज आपके लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन आज स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। वो वर्जिन में काउंट होगी। वो सय्यबा, जो इस्लाम में 2 अलग रूलिंग्स हैं, मीटरिन, सय्यबा हो वर्जिन हो, और उसको महर उसका ड्यू नहीं होता, उसके ऊपर ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज एज अ वाइफ नहीं होता। अगर ट्रिपल तलाक का केस था तो परमिसिबल नहीं होती प्रीवियस हस्बैंड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो इट्स लाइक एन एंगेजमेंट। अब जब वो बालिग हो जाएगी तो तब जाके वो कंसेंट देगी। अब कंसेंट अगर हम देखें, अगर यस है कंसेंट तो फिर रुखसती होगी, और नो है तो रुखसती नहीं होगी। हाँ, तो क्लियर बात है। और इसमें कंसेंट के ताल्लुक से आप देखोगे बहुत सारे हदीसें हैं, वला तुनकाहुल बिक्र हत्ता तुस्ताज़नु, कि जो बिक्र होती है, जो वर्जिन होती है, उससे शादी नहीं की जाती यहाँ तक कि वो इजाजत ना दे दे। ऐसी कई हदीसें हैं, मैं आपको सब ये बता नहीं सकता। यहाँ तक कि एक लड़की ने, जब एक औरत ने जाके कंप्लेन किया था, खनसा बिन्त खिजाम अल अंसारिया, कि मेरी तो बगैर इजाजत की शादी कर दी गई, तो फरद्दा निकाहहू, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को ही कैंसिल कर दिया। वर्ड्स नोट करिए। और इस बारे में ये जैसे मैं बता चुका हूं कि आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी है। तो सवाल क्या है, इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? ये सवाल का जवाब भी नहीं आया है। अच्छा, एक और चीज, ये जो करते हैं ना 6 इयर्स एंड 54 इयर्स या 52 कहा साहिल ने, तो आप देखोगे ये चीज के अंदर आप 10 इयर्स 9 इयर्स के अडल्ट और 54 इयर्स के अडल्ट, 53 54 इयर्स के अडल्ट की बात हो रही है। दोनों की अडल्ट की मैरिज की बात हो रही है। ये बात के ऊपर हम और डिटेल्स देखेंगे आगे। आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कंसेंट नहीं किया। मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ कि घर में अगर मान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गोश्त पका, हाँ, और अगर कोई कहे नहीं वो गोश्त हलाल नहीं था, वो ज़बह किया हुआ नहीं था, तो हम कहेंगे भाई अंडरस्टूड है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के उसूल के मुताबिक जीते थे। अगर आप कह रहे हो कि नहीं है, तो आपको दलील लानी होगी कि नहीं था। उसी तरह अगर आप कहते हो कंसेंट नहीं थी, अगर आप कहते हैं वर्जिन नहीं थी, मतलब अगर आप कहते हैं कि वो एज ऑफ मैच्योरिटी नहीं पहुंची थी, मेंसेस नहीं आया था, तो आपको दलील देनी होगी। तो मैं अभी तक वेट कर रहा हूं कि वाज़ेह दलील नहीं आई है। जो दलील दी मैं उसका जवाब भी बता रहा हूं। तो मैं जो हदीस बता चुका हूं यही हदीस इन्होंने बताया, लेकिन आप देखिए कि वो औरतें जमा थी। इस हदीस में 2 स्टेजेस है। एक स्टेज था जब माँ ने बुलाया, तो उनको पता नहीं था किस चीज के लिए बुला रही हैं,
और दूसरा स्टेज था जब वो औरतें वहां जमा थी, उन्हें मुबारकबादी दे रही थी। पहले औरतें क्यों जमा है, क्या कोई सोचेगा नहीं? मुबारकबादी दे रही है, वर्ड्स यहाँ पे मौजूद है, किस चीज के लिए, क्या कोई सोचेगा नहीं? आप खुद सोचो, यानी डोंट लॉक अप योर माइंड, यानी आप ओपन माइंड से सोचिए। और इसके अंदर आप देखिए कि मुबारकबादी करके वो फिर रेडी कर रही है उन्हें, किस चीज के लिए? और आपको मैं हदीस बता चुका हूँ, स्क्रीन पे आ चुकी है आपकी, जिसके अंदर आया था कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का खाना, डाइट, ताकि वो थोड़ी मोटी हो, और वो बात हो रही थी और माँ को फिक्र थी, वो चीज सब वहां पे मौजूद है और डिटेल में दूसरी हदीसों में मौजूद है। तो क्या आपको इससे पता नहीं चल रहा है कि उनको पता था? अच्छा, आगे देखिए कि 2210 हदीस में कभी एक बार क्यों नहीं बोले कि मुझे फोर्स करके मेरी शादी कर दी गई? हाँ, तो ये देखिए वो हदीस आ गई जो मैंने बताया था। और एक और बात कि आगे जाकर सूरा 33 वर्स 28 पढ़िए, आगे जाकर भी सारी वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट को मौका दिया गया कि अगर तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। उस टाइम पे क्या कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपने वालिद से इस चीज के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मशवरा क्यों करूं? कद इख्तरतुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह उसके रसूल को चुनती हूं, उनका चॉइस था। तो यानी यहाँ पे आगे जाके भी रिकन्फर्म हुआ, मतलब आपको अगर समझना है तो उसके लिए। और उस जमाने में ऐसा रिवाज नहीं था कि जैसे माइक पे, लाउड स्पीकर पे सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ शादी करके आ रहे हैं, फिर जाके पता चल रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी हुई। तो आप ये देखते हैं कि ये चीज जब फादर ने पूछ लिया, अंडरस्टूड है, ये कहना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, आइए हम आगे बढ़ते हैं। बुलूगत से पहले रुखसती अलाउड है, ये चीज के ताल्लुक से जो सूरा तलाक, सूरा 65 वर्स 4 मेंशन किया है, आप ये देख सकते हैं। वल्लाई लम यहिदना जो वर्ड्स है कि, और वो जिसने हैज नहीं किया, ये बहुत फेमस एतराज है जो साहिल करते हैं, बट आपके सामने मैं रख रहा हूं ये सवाल का जवाब आज से बहुत साल पहले, 1000 साल पहले दिया गया। आप देखोगे इमाम अल कसाब की जो तफसीर है उसके अंदर उन्होंने दलील दी है इसकी, और उसके अलावा इस जमाने के, करीब के जमाने के अल्लामा मालमी के भी जो अक़वाल आपकी स्क्रीन पर है उसमें ये जवाब मौजूद है कि वो कहते हैं कि ये जो था, ये क्या था मामला, मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर वो औरतों की बात हो रही है। लम यहिदना का मतलब कौन है? वो औरतें जिन्हें हैज नहीं आता है, जिन्हें हैज नहीं आता है इल्लत की वजह से। और आप देखोगे एमेनोरिया ये एक पूरी बीमारी है जिसके अंदर आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे, हर 1 लाख में से तकरीबन 3000 औरतों को ये बीमारी होती है जिसमें उनको हैज आता ही नहीं। हाँ, तो हैज आता ही नहीं, ये बात जो आती है, आप इस चीज को देखिए, मतलब ये लम यहिदना किसके लिए? जिन्हें हैज नहीं आता उनको क्या करना होगा? 3 मंथ्स वेट करना होगा। इसके अंदर वर्ड्स है इनिर तब तुम, अगर तुम शक में हो, किस चीज के ताल्लुक से शक में हो? बच्चे के ताल्लुक से। तो बच्चा किसका होता है? मैच्योर को होता है कि बच्ची को होता है? सोचने की बात है कि नहीं? वो आयत जो आप बता रहे हैं उसी में ये चीज है। और वो आयत के थोड़ा पीछे भी देखिए, या कि इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा दिया है कि जब तुम औरतों को तलाक दो, तो औरतों की बात हो रही है, कोई लड़की की बात नहीं हो रही है। और मुकल्लफ जो इद्दत है ना, जो स्कॉलर्स बता रहे हैं, वो इद्दत के मुकल्लफ कब बनेंगे? वो मुकल्लफ कब बनते हैं? जब वो बालिग होती हैं। तो ये बात आई होप आपके सामने क्लियर हो जाए और ये सवाल आप आगे इसमें कभी इंशाल्लाह रेज ना करें। अब जहां पे ये मेडिकली बात हो रही है, तो मेडिकली हम बात देखते हैं, और जो ये बात कही गई कि बूढ़े थे, ये देखिए आधी बात बताई जाती है। क्या आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हदीस मौजूद है कि उनकी बाल में एट द टाइम ऑफ डेथ भी टोटल बाल में 20 बाल सफेद थे। जो बताया बाबा थे, ओल्ड थे, क्या पिक्चर पेंट किया है। वो जवान, लुक्स में जवान थे, पूरी तरह से फुर्तीले, एनर्जेटिक थे। और आप देख सकते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुक्स के ताल्लुक से सहाबा बताते हैं कि हमने उनसे ज्यादा ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग किसी को नहीं देखा। ब्रेव थे, हेड ऑफ द स्टेट थे, कमांडर इन चीफ थे, हाँ, गुड अखलाक वाले थे, नेक इंसान थे, सच्चे इंसान थे, अस्सादिक अल अमीन लोग कहते थे, उनको ट्रस्ट करते आए थे। आप देखते हैं उनके अंदर सारी गुड क्वालिटीज है। अगर आप देखो इस ताल्लुक से, मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि सारे सॉरी ज़ैद भाई, आई टू इंटरप्ट यू, टाइम पूरा हो गया आपका, 10 मिनट। साहिल भाई, जी साहिल भाई, जी जी जी, शुरू करिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने जो हदीसें पेश की, जैद भाई ने उसका जवाब नहीं दिया। और मेरे ख्याल से इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक ये है कि 10 साल की लड़की जो है वो अडल्ट होती है, यानी 55 इयर्स का एक इंसान भी अडल्ट 10 साल की 10 साल की लड़की जो है वो भी अडल्ट है। ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक होगा। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि उस जमाने में जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती थी। मैं इनको एक हवाला देता हूं स्क्रीन पे कि खुद हजरत आयशा जो है वो 66 इयर्स तक वो जिंदा थी। ये देखिए, ये स्क्रीन पे मैं इनको बता देता हूं। फिर से पीपीटी शेयर करना पड़ेगा मुझे जी। ये देखिए, ये आपको
तारीख तबरी वॉल्यूम 39 जो इंग्लिश वर्जन है उसमें आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 173 में 174 में। अच्छा, इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह क्यों रुके थे, तो अगर इस रिवायत के हिसाब से देखें तो आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह के पास ब्राइडल गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं था। ये देखिए, खुद हजरत अबू बकर उनसे पूछते हैं कि एक मिनट दीजिए, हाँ, अबू बकर पूछते हैं कि आपको व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम कंज्यूमेटिंग द मैरिज विथ योर वाइफ। द प्रॉफिट सेड द ब्राइडल गिफ्ट सदक। अबू बकर गेव हिम द ब्राइडल गिफ्ट 12.5 ounce ऑफ गोल्ड एंड द प्रॉफिट सेंट फॉर अस। तो रसूलुल्लाह के पास पैसे नहीं थे, अगर इस रिवायत के हिसाब से, अगर तारीख तबरी के हिसाब से देखे तो समझ में आएगा। दूसरी चीज, मैंने जो हदीसें बताई है उसमें साफ साफ है कि हजरत आयशा खुद कह रही है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, और जैद भाई ये प्रूव कर रहे कि उनको पता था। यार 9 साल की बच्ची जो झूला झूल रही है, दोस्तों के साथ खेल रही है, उसको कहां से पता होगा कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। अगर पता होता तो यानी जो मैच्योर हो जाती है उन्हें पता होता है कि मेरी आज शादी है, मेरा निकाह है, वो तैयारियां करती है। यहाँ पे उनको पता नहीं था। मैंने कहा कि रसूलुल्लाह जो है हजरत आयशा अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी और रसूलुल्लाह को देख के वो चली जाती थी तो रसूलुल्लाह उनको बुलाते थे। तो अगर वो लड़कियां मैच्योर थी या बालिग थी तो रसूलुल्लाह के सामने नहीं आती थी, या रसूलुल्लाह उनके सामने नहीं आते, यानी वो बालिग नहीं हुई थी। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अच्छा इसमें ये हवाला मैं आपको बता दूं कि हजरत आयशा जो है, यहाँ देखिए, शी वॉज देन 66 ईयर ओल्ड। मैं जैद भाई से ये पूछना चाहूंगा कि मुझे जरा हजरत यानी रसूलुल्लाह की जितनी वाइफ थी उन सब की जरा एज बता दीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप बोल रहे हो, सबकी एज बता दीजिए। सौदा की एज बता दीजिए, खदीजा की एज बता दीजिए। रसूलुल्लाह कितने साल जिए, हजरत अबू बकर कितने साल जिए, और उसके बाद हजरत उमर कितने साल जिए। तो सब तो अच्छा खासा जिंदगी गुजार रहे थे। और अगर छोटी उम्र के साथ बड़ी उम्र का करना सही था तो खुद हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी फातिमा की शादी अबू बकर और उमर के साथ क्यों नहीं की। अच्छा, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्लाम का ये है कि इनको लगता है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना, यानी सिर्फ मेंस्ट्रुएशन आ जाना, ये प्यूबर्टी तक पहुंच गई है। भाई ऐसा नहीं होता है। मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, दिस इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। उसके बाद वो पूरा लंबा प्रोसेस होता है, 4-5 साल। मैं आपके सामने एक वेबसाइट का हवाला दे देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट, कहाँ पे है वो। यार एक मिनट, कहाँ गया वो। ठीक है, वो मैं हवाला दे दूंगा कि जो प्यूबर्टी की जो एज स्टार्ट होती है वो मेंस्ट्रुएशन से पहले जो है वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी सिर्फ मेंस्ट्रुएशन आना इस बात की दलील नहीं है कि वो पूरी फिजिकली डेवलप हो गई है। उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसके बाद उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके बाद जो है उसकी जो पेल्विस है, उसके प्राइवेट यानी जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है और इसको पूरा लगता है 15, 16, 17 साल। आप सिर्फ ऑनसेट ऑफ मेंसेस को प्यूबर्टी समझते हो, यही सबसे बड़ी आपकी गलती और भूल है। और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अच्छा, इसमें और एक चीज मैं ये कह दूं कि इन्होंने कहा कि उस जमाने में रसूलुल्लाह ने किया था। यार लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो आज के लिए भी रोल मॉडल है। और मैं खुद इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जैद भाई, जो मेरे ख्याल से जवान ही दिख रहे हैं और यंग एनर्जी वाले भी दिख रहे हैं, क्या ये 6 साल की बच्ची से शादी करेंगे? इसका जवाब जरूर देना। क्या आप पसंद करेंगे? अगर हाँ तो लोगों को पता चल जाएगा आपकी मेंटालिटी, और अगर नहीं, आप पसंद नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे उसकी वजह बताइए। मैंने जितनी बातें आपको बताई है उससे बिल्कुल साफ होता है कि हजरत आयशा जो है वो ना फिजिकली मैच्योर हुई थी, क्योंकि वो जो हदीस मैंने बताया है कि जब उन पे एतराज हुआ था, वो खुद कह रही है, वो खुद कह रही है कि हमारे बदन में तो गोश्त ही नहीं हुआ करता था। इसके अलावा आप, एक मिनट, इसके अलावा आप उसी हदीस में देखेंगे कि जब उनकी जो बांदी थी बरेरा, उससे जब पूछा गया कि भाई आपका हजरत आयशा के बारे में क्या कहना है,
तो उन्होंने कहा कि ये कम उम्र की लड़की है, कम सिन लड़की है, और ये जब आटा गूंथती है तो ये भूल जाती है और कोई जो बकरी या फिर परिंदा जो है वो उसको खा लेता है। तो किसी भी एंगल से, कोई भी जगह से ये बात साबित नहीं होती है कि हज़रत आयशा जो है वो फिजिकली या मेंटली मैच्योर हुई थी, और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन का आना इस बात की दलील नहीं है कि एक लड़की जो है वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो जाए। मेरा सवाल इनसे फिर से यही है। अच्छा, इन्होंने एक आयत का जो यानी उसका इंटरप्रिटेशन किया 65:4 का, अगर आप इब्ने कसीर को देखें इसी आयत की तफसीर में, वो कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट कि जिनको हैज आना स्टार्ट नहीं हुआ है, ये वो उन लड़कियों को है जो अभी तक उस उम्र तक नहीं पहुंची है। ये मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपको आपके सामने ये बात आ जाए। ये देखिए, ये देखिए 65:4 की जो इब्ने कसीर में दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि मुलाहिजा हो सूरत बकरा की आयत इसी तरह कि वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इस उम्र तक नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इनकी इद्दत भी यही 3 महीने रखी गई है। तो बिल्कुल साफ है कि कुरान जो बात कर रहा है 65:4, वो उन लड़कियों की, उन बच्चियों की बात कर रहा है जिसको अभी तक हैज आना स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक बच्ची जो अभी 4-5 साल की है, 6 साल की है, जैद भाई मुझे बताइएगा, क्या उसका शादी करा देना ये दुरुस्त है कि उसकी मर्जी ना हो? किसी का ना कहना, हजरत आयशा का एतराज ना करना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ जो शादी हो रही है वो सही है। बल्कि आप देखिए कि रसूलुल्लाह के सामने तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। हजरत जैनब जो है, उनके जो मुंह बोले बेटे थे रसूलुल्लाह के, उनके साथ शादी करवाने का जब रसूलुल्लाह ने कहा था तो हजरत जैनब को नहीं करना था शादी, लेकिन रसूलुल्लाह ने उनको, सीधा कुरान की आयत उतर गई कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए तो किसी मर्द मोमिन या औरत मोमिना जो है, इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं बचता। तो कैसे वो करती? टाइम हो गया है? नहीं हुआ। टाइम हो गया है क्या मेरा? नहीं, टाइम नहीं हुआ, अभी है 1.5 अच्छा, मिनट है आपने, आपके। अच्छा, नहीं, तो मैं ये कह रहा था, आप टॉपिक पे रहे, दूसरी शादी को बीच में टॉपिक ना लाएं। टॉपिक मेरा टाइम रोक दीजिएगा आप प्लीज। जी जी। हाँ, मैं टॉपिक पे ही हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह के सामने कोई एतराज कर भी कैसे सकता था। हाँ, दबे छुपे अल्फाजों में हजरत आयशा ने ये एतराज किया था रसूलुल्लाह के ऊपर कि जब ये आयत उतरी कि कोई भी चाहे रसूलुल्लाह को अपने आप को जो है वो हिबा कर सकता है, तो हजरत आयशा ने ये कहा था कि आपका जो अल्लाह है, आपका जो रब है, वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी में रहता है। तो दबे अल्फाज में तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरी चीज के इससे भी ये साबित होता है कि किसी का ऐतराज ना करना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज सही है। मैंने जो जितनी बातें आपको बताई है उसमें से आपको ये साबित करना है कि हजरत आयशा को हैज आ गया था। अच्छा, अगर हम मान भी ले कि हैज आ गया था, हालांकि ये साबित नहीं हो सकता, मान भी ले, तो क्या सिर्फ यानी एक लड़की की शादी 5-6 साल में कर देना ये एक सही फैसला है? क्या उसको जीने का हक नहीं है? क्या उसको फैसला लेने का हक नहीं है अपनी जिंदगी का? बिल्कुल है। तो जब आप उसकी शादी 5-6 साल में करवा दोगे उनकी मर्जी के बिना, तो फिर वो तो उसके ऊपर जबरदस्ती है, उसके ऊपर आपने बोझ डाल दिया। आप देखिए कि एक वेबसाइट है, इसमें 13 साल से पहले अगर कोई किसी के साथ सेक्स करता है तो उसको सेक्सुअल क्राइम माना जाता है, और वो आज भी मौजूद है। तो अगर आज रसूलुल्लाह होते और ये करते, या अगर जैद भाई, क्योंकि आज भी इनको इस्लाम इजाजत देता है, अगर ये शादी करेंगे तो इनके ऊपर भी यही चार्जेस लगेंगे सेक्सुअल क्राइम का। तो मेरा जैद भाई से एक सवाल ये है कि क्या आपकी उम्र अभी जितनी भी है, 45-50? खत्म हो गया आपका? जी। जैद भाई, अच्छा, मैं चाहता हूं कि जैद भाई आप वीडियो ऑन ही रखे यार। मैं हूं यहाँ पे जी। चलिए, तो हम इसमें अब हमारा ये मैं स्टार्ट करूंगा मेरी पावर पॉइंट। 3 मिनट का होगा। अभी 3 मिनट का 3 मिनट का सेशन होगा हमारा ये, ठीक है? जी, तो एक मिनट, अगर तो रेडी है? जस्ट 1 सेकंड। ओके।
यस, मैं रेडी हूँ। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, जैद भाई टाइम स्टार्ट नाउ। सवालों के जवाब ले रहे हैं। सबसे पहले, क्या मैं करूंगा निकाह छोटी लड़की से? तो रुखसत, उसकी इजाजत नहीं होगी, ये बात जो कही जा रही है, मैंने ये बात क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि बालिग होने के बाद उसकी इजाजत है तो ही वो मैरिज आगे कन्वर्ट होगी, नहीं तो वो मैरिज कैंसिल हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, कोई भी फादर को ये रिस्क लगेगा ना, रिस्क ये लगेगा कि मेरी बच्ची बालिग होने के बाद मना कर देगी तो, क्योंकि उसको तो राइट इस्लाम ने दिया है, वो फादर ले नहीं सकता, आप नहीं ले सकते, ना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसी वजह से स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम ने कहा, ये 2 फतवे आपकी स्क्रीन पे मैंने रखा, वो ये कहते हैं ये कोई प्रेफरेबल चीज, यानी इस एतबार से कोई बहुत बड़ी वजह हो, शरई बहुत बड़ा रीजन हो, तब करना चाहिए। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी आयशा रदियल्लाहु अन्हा में बहुत बड़े बेनिफिट्स थे, और जो आगे जाके साबित हुए। हदीस के जो टॉप 4 नरेटर्स में से एक आयशा रदियल्लाहु अन्हा है, 2200 हदीसें बयान कर रही है। टॉप फतवा देने वाले 6 जिनके रिकॉर्ड हुए हैं, उसमें से एक हैं। बहुत बड़ी स्कॉलर, और आगे के जमाने तक उन्होंने खिदमत की इस्लाम की, औरतों को गाइड किया, औरतों के राइट्स के लिए खुद खड़े होकर उन्होंने बात किया। जो जुल्म का जमाना था उसमें उन्होंने औरतों के राइट्स रिप्रेजेंट किया, मतलब जमाने जाहिलियत में जो इस्लाम ने राइट्स दिया तो प्रोटेक्ट किया उन्होंने। तो ये सारे उसके बहुत बड़े बेनिफिट्स थे। अब अगर कोई बहुत बड़ा बेनिफिट है, तब कोई माइनर लड़की से निकाह हो सकता है, विच इज लाइक मंगनी हमारे जमाने की। देखिए, आप किसी चीज पे ऑब्जेक्शन लें तो उसे उस पर्सपेक्टिव से, उस सोसाइटी से बाहर निकाल कर हमारे आज के अंडरस्टैंडिंग पे उसको ना फिट किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कहा जा रहा है उनकी दोस्त आते थे खेलने के लिए, तो मैं आपसे कहता हूं, ये तो उल्टा दलील हुई आपके खिलाफ, ये तो दलील हुई आपके खिलाफ। क्यों? आपको पता है वो जाके छुपती थी, क्यों छुपती थी? क्योंकि हया की वजह से, जो उनके अंदर हया है। और क्यों? क्योंकि वो खुद पोस्ट प्यूबर्टी थी। अब सवाल ये उठता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बालिग होने के बाद कैसे खेल सकती थी वो लड़कियां? तो हम देखते हैं कि कमांड ऑफ हिजाब 5th हिजरी में आया, और ये पहले का वाकया है। इससे साबित नहीं होता कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा नाबालिग थी। मेरा चैलेंज अभी तक स्टैंडिंग है कि एक हदीस बताओ, अब तक एक हदीस नहीं आई है। और बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि पूरा रिबटल राउंड आपका चला आने वाला है, अभी चला गया बल्कि, और आपने यही नहीं बताया कि सही एज क्या है। क्या आपको नहीं पता है सही एज क्या है? क्या आपके पास कोई स्टैंडर्ड में आपने ही कहा हमारे मुताबिक, तो वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑलरेडी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही साबित हो चुके हैं, क्योंकि वो जमाने के हिसाब से सही था, और ये कोई जोक नहीं है। चलिए, अब वो कहा जा रहा है कि वो डॉल्स के साथ खेलती थी, तो आपको पता है ये हदीस देखिए, तबूक की जंग 9 हिजरी में हुई, खैबर की जंग 6 हिजरी में हुई, यानी कि वो टाइम पे उनकी उम्र 14 और 17 साल है। वो टाइम पे भी वो डॉल से खेलती थी, तो क्या 14 साल 17 साल तक भी प्यूबर्टी नहीं आई थी? आप ये बात कहने वाले हैं? और आप जो कह रहे थे, पता है कौन से टॉय से खेलते हैं, आपको पता है आप क्या इशारा कर रहे हैं। लेकिन आप ये कोरा का आर्टिकल थोड़ा पढ़ लीजिए, व्हाई डू अडल्ट वुमेन स्टिल लव डॉल्स। किसने कायदा बनाया कि बड़ी होने के बाद, बालिग होने के बाद वो डॉल से नहीं खेल सकते? कहा दिया है? ये आर्टिकल पढ़ लीजिए। औरतों ने, कई सारों ने अपनी टेस्टिमनी दी है कि हाँ, उनको डॉल से खेलना क्यों पसंद है। और आपको मैं बता दूं, आयशा रदियल्लाहु अन्हा सिर्फ डॉल से नहीं खेलती थी। अगर आप ये हदीस देखोगे बुखारी की, तो उहुद की जंग के अंदर वहां जाके वो उन्होंने पानी उठाना, सर्व करना, जैद भाई 3 मिनट हो गए आपके। साहिल भाई रेडी? जी हाँ। अच्छा, मैं जैद भाई, एक मिनट, साहिल भाई रेडी हैं आप? जी मैं रेडी हूँ, चलिए बिल्कुल जी। टाइम स्टार्ट देखिए जैद भाई ने कहा कि उस जमाने में वो चीज होती थी इसलिए वो सही है। भाई, उस जमाने में तो मूर्ति पूजा भी होती थी, उस जमाने में तो शराब भी पीना सही था, उस जमाने में तो प्रोस्टिट्यूशन भी सही था। तो उस जमाने में कुछ चीज अगर गलत हो रही थी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही हो जाएगी रसूलुल्लाह के लिए। अगर ऐसा था तो फिर मूर्ति पूजा भी बंद नहीं करना चाहिए था, प्रोस्टिट्यूशन भी बंद नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद जो है वो शराब पीना भी बंद नहीं करना चाहिए था। तो ये कोई दलील नहीं है। अच्छा, इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई सही एज क्या होनी चाहिए? सही एज यही होनी चाहिए कि जहां पे एक बच्ची जो है वो खुद का फैसला ले शादी करने के लिए। और अगर हम देखें कि तकरीबन और ये कोई फिक्स एज नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इतना सभी को पता है कि एक इंसान जब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करता है और जब वो जैसी उसकी एज बढ़ती है, उसकी प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है, तब उसके अंदर सोचने की और इतना बड़ा फैसला लेने की सलाहियत आती है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए कि शादी के बाद का जो मरहला है वो प्रेगनेंसी का भी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद प्रेगनेंसी। अगर आप देखें 9-10 साल की बच्ची अभी तक उसका फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं हुआ होता है, और कई सारी बच्चियां बस इस वजह से मर जाती है क्योंकि उनको अर्ली प्रेगनेंसी हुई थी। उनका जो पेल्विक एरिया है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो सेफली एक चाइल्ड बर्थ कर सके। तो इस लिहाज से भी जो है इस्लाम का जो कानून है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन आने पे, हालांकि ये कुरान और हदीस से साबित भी नहीं है, हालांकि खुद हजरत आयशा का मेंस्ट्रुएशन आना ये भी साबित नहीं है,
जो मैंने हदीस पेश की थी आपके सामने, उसमें ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ था कि वो हजरत आयशा खुद कहती है कि मैं यानी औरतें जो है वो फिजिकली डेवलप भी नहीं होती थी पूरी तरीके से, यानी उनके अंदर गोश्त भी नहीं होता था, और उसके बाद उनकी जो मेंटल मैच्योरिटी है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो गुड़ियाओं से खेलती है। उसके बाद ऐसी गुड़िया से जो हराम है, और फतहुल बारी के में इब्ने हजर अल अस्कलानी लिखते हैं कि वो उसके लिए, उनके लिए, हजरत आयशा के लिए इसलिए अलाउड था क्योंकि वो बालिग नहीं हुई थी। उसके बाद हजरत आयशा खुद कहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है, तो इस लिहाज से भी गलत है। क्या आज की तारीख में जैद पटेल भाई जो है वो शादी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते 6 साल की बच्ची के साथ? इस्लाम इजाजत देता है क्या नहीं देता है? अगर इजाजत देता है और आप एक 45-50 साल के, क्या आप इस चीज को करना पसंद करेंगे खुद? अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? बच्ची पे मत डालिए। बच्ची 6 साल में, 7 साल में सोच ही नहीं सकती है कि उसके साथ जो है क्या हो रहा है। उसका कंसेंट मायने ही नहीं रखता, वो कंसेंट दे ही नहीं सकती है। इसके अलावा जो मैंने एक बात बताई थी कि हजरत आयशा की जो एज है जब उनका इंतकाल हुआ तभी 66 ईयर्स की एज थी, तो वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि बहुत जल्दी मर जा रहे थे। और जो ये बड़ा सवाल था कि भाई एक 55 साल का इंसान वो 6 साल की बच्ची से कैसे शादी कर सकता है, या 9 साल की साहिल भाई बच्ची के आपका साथ टाइम कैसे खत्म हो शादी? गया। साहिल भाई आपका टाइम खत्म हो गया। यार इतना जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है टाइम। आप वहां पे रख सकते हैं, ये दिखा दूं मैं जी, चाहिए तो आपको। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे पास मौजूद है। नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, चलिए जैद पटेल साहब रेडी? जी मैं रेडी हूँ। जैद भाई योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑब्जेक्शंस में साहिल ने ये जो कहा है कि झूला भी झूलती थी, तो मैं आपसे ये कहता हूँ झूला भी झूलती थी, ये कौन सी दलील हुई? आप कोई भी अम्यूजमेंट पार्क में जाओ, आपको देखो कितनी औरतें दिखती हैं। कोई भी गार्डन में चले जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। ये सवाल का जवाब मुझे यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। इब्न हजर ने कहा कि वो प्यूबर्टी नहीं पहुंची थी। इब्न हजर हमारे लिए दलील नहीं है। और स्कॉलर्स का जब आप कोई मजहब पे एतराज उठाते हो तो उसके उसूल तो आप जानते हो ना। उसूल क्या है कि स्कॉलर्स में अगर इख्तिलाफ हो तो जिसके पास प्रूफ है हम उस स्कॉलर की बात को लेंगे, जिसके पास प्रूफ है। जैसे आपने सूरह 66 के ताल्लुक, सूरह 65 और 4 के ताल्लुक से जो कहा, मैंने आपके सामने प्रूफ रखे, और उस आयत में कहीं ये नहीं दिया है कि नाबालिग लड़की से शादी कर सकते हैं। कहीं दिया है? देखो उसके अंदर क्या दिया है, इद्दत की पीरियड कितना है, 3 मंथ्स है। और लम यहिदना, जिन्हें हैज नहीं आता है, उनका इद्दत का पीरियड दिया हुआ है कि 3 मंथ्स है। और वो नहीं इद्दत, आप उससे इस्तेदलाल जो बता रहे हैं ना, जो स्कॉलर्स ने किया है, वो इंसान है, उनसे गलती हो सकती है। और इब्न हजर ने, आपको पता है इब्न हजर के ताल्लुक से भी ये बात जो है ना, ये भी अगर आप फुल पढ़ोगे ना, उन्होंने खुद कहा है दिस इशू नीड्स टू बी डिस्कस फर्दर। आप जो लिंक दे रहे हो ना इस्लाम की का, उसी में थोड़ा और आगे पीछे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। और प्लेइंग विद डॉल्स परमिसिबल है इवन फॉर वुमेन, इमाम इब्न हिब्बान, इब्न नसाई, वो सब कह रहे हैं। और स्कॉलर्स में भी हम ये बात कह रहे हैं। आई होप ये बात तो आप क्लियर समझ गए होंगे इंशाल्लाह। आपने ये जो इंसिडेंट बताया कि जारियतुन हदीसतुस्सिन्नी, काश कि आप अरबिक टेक्स्ट पे जाते थे, थोड़ा डिक्शनरी में देख लेते थे, आपको अपना सवाल का जवाब खुद ही मिल जाता। ये जारियतुन का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखो तो देख सकते हो कि उसका मतलब क्या है, एक यंग गर्ल, यंग वुमन की बात हो रही है। और इसके अंदर जो जो मेड की बात हो रही है, इसके अंदर कहीं ये नहीं है, इसके अंदर कहीं ये मीनिंग नहीं है कि वो नाबालिग है, हैज नहीं आया, ये आपका इस्तेदलाल। और अगर आपको दूसरे हदीस के यूज देखना है तो ये हदीस देखिए कि जारियतुन शाबतुन, जवान, हाँ जवान, शाबतुन खास इसके साथ स्पेसिफिकेशन के साथ भी है। और आप कई हदीसों में देखोगे कि मुआविया रदियल्लाहु अन्हु जब वो बने, जब गवर्नर बने, तो तब के बारे में कहा गया कि वो जवान। तो ये जवान जारिया जारिया ये आया है, तो हमें इस बात को देखना चाहिए। और ये जो आपने कहा है कि जो लोग दलील हैं, लोग दलील हैं, तो ये स्टैंडर्ड में मैं चाहता हूं आप एक बार जरा वाजे करो, लोग आपके लिए लोग सही समझेंगे, लोग स्टैंडर्ड है। तो आपका स्टैंडर्ड अगर लोग हैं तो आप तो क्लियरली ऑलरेडी साबित हो चुका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिस सही थी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं ना, ये जो मेंसेस, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं। आप जो कह रहे हो ना कि वैसा होता था, आपको पता है कितनी सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों देखो, डॉटर्स को देखो, उनमें से किसी की एक की बड़ी उम्र दिख रही है, फातिमा रदियल्लाहु अन्हा वाज द ओनली वन, लेकिन उनकी भी उम्र कितनी है, 30 से पहले उनका इंतकाल, 30s में इंतकाल हुआ ऑलमोस्ट। हाँ, तो आपके कई मिसालें, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, आप हवा में बात कर रहे हो, मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। एज ऑफ मेंसेस मैंने प्रूफ के साथ बताया। और आपने जो कहा है ना, मैं चाहता हूं ये बात वाज़ेह हो जाए, ये तो सब आप देख चुके हो मेडिकली। ये जो फॉर्मूला है ना, अगर वो फिट नहीं है ना, हम आपके साथ है साहिल। अगर वो मेडिकली फिट नहीं है ना, आप क्यों हमें दूसरी साइड पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं? इस्लाम आपके साथ है,
और आपको जो बता रहा है कि नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए, इस्लाम की टीचिंग है ये। और आपको आप बताओ सॉरी अशर जैद भाई, अगर आपका टाइम खत्म हो गया जैद भाई। साहिल साहब, आर यू रेडी? हाँ, 1 मिनट। हाँ, जी बिल्कुल। एक मिनट दीजिएगा। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है ना साहिल भाई आपको? हाँ हाँ, 1 मिनट आ रही है। मैं जरा वो स्क्रीन शेयर कर लूँ, मुझे जो दिखाना है। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। जी, आप स्टार्ट करिए। हाँ, तो देखिए, ये मैंने इनसे सवाल किया था कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाना, क्या ये साहिल दलील भाई, है कि वो। हाँ, साइलेंस, 1 मिनट। जी साहिल भाई, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, स्टार्ट करूं? ठीक है। यस सर। ये मैंने आपके स्क्रीन के सामने एक lifescience.com का एक आर्टिकल रखा है। जैद भाई को शायद ये पता नहीं होगा कि कोई भी लड़की 9-10 साल में, 11 साल में प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं होती है। ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि भाई अगर उसको प्रॉब्लम होने वाला है तो फिर आप जो है आप मेरे साथ है। कोई भी लड़की 9-10 साल में अगरचे उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, इस बात की दलील नहीं है कि वो अभी पूरी तरीके से फिजिकली फिट हो गई है। ये आपके सामने आर्टिकल है lifescience.com का। इसमें कहते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल डेंजर ऑफ कैरिंग अ प्रेगनेंसी व्हेन यू आर एज 9 और 10. During pregnancy, the volume of blood in a person's blood body increases by about 50%, and all that extra fluid can put tremendous strain on child's heart. Simon said the child's growing body may also be deprived of critical nutrients like calcium, as those nutrients get diverted to the developing fetus. तो इसमें अगर ये आर्टिकल देखें, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अर्ली प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी, ये एक सेफ प्रेगनेंसी नहीं है। इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, कॉम्प्लिकेशन है। बच्चे का मरना भी जो है वो पॉसिबल है, माँ भी मर जाती है। इसके हवाले से मैं आपको बहुत सारे आर्टिकल दे सकता हूँ। तो इनका ये कहना कि भाई मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक लड़की फिट हो जाती है, बिल्कुल गलत है। इस बात में कोई भी दम नहीं है। हजरत आयशा के बारे में जो कहा गया है कि मैंने उसके बारे में बताया था कि वो खुद 66 ईयर्स तक जिंदी थी। और मैंने इनसे सवाल किया था कि अगर एज मैटर नहीं करता है बूढ़े और बच्चे का, तो हजरत मोहम्मद साहब ने खुद फातिमा की शादी जो है अबू बकर और उमर से क्यों नहीं कराई, उन्होंने अली से क्यों कराई? और बल्कि उस हदीस के डिस्क्रिप्शन में बाकायदा लिखा है कि इस वजह से नहीं कराई क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी। तो रसूलुल्लाह को अपनी बच्ची के बारे में तो ये पता था कि मुझे बूढ़े के साथ नहीं करना है, लेकिन खुद इस बारे में नहीं सोचे। अच्छा, इन्होंने एक बात कही थी कि रसूलुल्लाह जो है वो खूबसूरत दिखते थे और उनके जब उनका इंतकाल हुआ तो वो 15-20 वाइट बाल ही थे। तो इस हिसाब से अभी शाहरुख खान भी तो बहुत स्मार्ट दिखता है, सलमान खान भी बहुत स्मार्ट दिखता है। तो अब उसकी शादी क्या 9 साल की बच्ची से, 6 साल की बच्ची से कराना सही हो जाएगा? किसी का खूबसूरत दिखना बुढ़ापे में या उसका फिट होना, ये कहाँ से सही हो जाता है कि वो 9-10 साल की बच्ची से शादी करे और उसके साथ फिर हम बिस्तरी करे? तो पूरा जो कॉन्सेप्ट देता है इस्लाम इस बारे में, यही गलत है। एक बूढ़ा इंसान बच्ची के साथ शादी करे, ये कोई पसंद नहीं करेगा। और जैद भाई खुद पसंद नहीं करेंगे, जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं वो खुद भी नहीं पसंद करेंगे। मेरा सवाल इनसे फिर से यही है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से क्या एक लड़की जो है वो फिजिकली मेंटली रेडी हो जाती है? 9-10 साल में मीनार स्टार्ट हो जाता है। बल्कि अगर आप विकिपीडिया का आर्टिकल देखें तो जो डेटा 1700 साल पहले का लिया हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप ट्रेंड देखें तो पहले लेट स्टार्ट होता था मीनार यानी मेंस्ट्रुएशन लेट स्टार्ट होता साहिल था। भाई, आई एम सॉरी, आपका बाद टाइम। में साहिल हाँ, भाई, ये बस मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने है कि 1830 में जो मीनार की जो एज साहिल थी वो भाई, जस्ट नोट कर लीजिए। 17.5 थी और वो साहिल गिरते भाई, गिरते अभी साहिल जो है। भाई, आप जी, रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं। टाइम सॉरी। खत्म हो गया आपका। ठीक है। ठीक। जैद पटेल साहब, आर यू रेडी? ओके। जस्ट 10 सेकंड जी।
हियर आई एम। शुरू करते हैं हम। अच्छा मैं एक बात बता दूं, 3 मिनट के जो है ना वो 2 सेशन खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद 3 मिनट का एक ही सेशन होगा, वो ये लास्ट सेशन है। यस आई एम रेडी। शुरू करते हैं। साहिल ने कहा है कि एक मिनट 3-3 मिनट के मेरे ख्याल से 8 सेशन थे। आप देखिए वो फॉर्मेट। एक्चुअली तो 6 थे। हाँ, और आज 6 तो 6 ले ले लेते। 6 थे और 2 मिला के 8 थे। तो 8 अभी है या 6 करना है? टोटल 6 है। 6 अच्छा, प्लस ओके। 2 8 इस तरह से जो अग्रीड है। बाकी सजेस्ट ओके। कर सकते हैं आप जो भी। हाँ ठीक है, स्टार्ट करें। जी जी बिल्कुल जी। सवाल ये आया है कि सबसे पहले तो साहिल ने फिर एक बार ये स्टैंडर्ड पे कोई बात नहीं कही है, लोक दलील है और नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है। आप बताओ ये दोनों स्टैंडर्ड से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी आयशा रदियल्लाहु अन्हा से सही साबित हुई या नहीं हुई? इंसाफ से बताइए। वो जमाने के लोगों में ये बात मानी हुई थी और हार्म कोई तकलीफ हुई आयशा रदियल्लाहु अन्हा को? पूरी शादी में 9 इयर्स तक थी उनके साथ, हार्म हुआ कोई? नहीं हुआ। तो यानी कि वो चीज के हिसाब से साबित हो गया कि ये शादी सही थी, जो दोनों मेयार साहिल ने बताया उसी हिसाब से। अब जो शाहरुख खान की बात है तो आपको पता है, सिर्फ एक गूगल सर्च कर लो, सेलिब्रिटीज विद बिग एज डिफरेंस, आपको दिखाई देगा बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जिनके बहुत कम एज वाले स्पाउसेस, बहुत सारी मिसालें, ढूंढना नहीं पड़ेगा ज्यादा। और बिलियनर्स देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे बिलियनर्स दिखोगे विद मच यंगर वाइफ, 60 इयर्स 50 इयर्स, इतना गैप। और बल्कि दूसरी जो औरतें हैं वो सोचते हैं कि हम क्यों उसकी बीवी नहीं बनी, मतलब मैं क्यों नहीं बनी उसकी बीवी बिलियनर की। तो सही बात तो ये है ना कि ये लोगों में, लोग उन्हें गलत नहीं बोलते, डबल स्टैंडर्ड्स है कि नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड्स है कि नहीं। इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली उठा रहे हैं, हालांकि वो खुद अपने जमाने के, वो कोई बिलियनर कुछ नहीं है, क्योंकि उनको जन्नत का जो मकाम, जो बात है, और वाइफ उनके साथ जन्नत में, उस मकाम के लिए तो कोई भी मुस्लिम औरत तैयार होती, मतलब इतनी बड़ी बात है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ, सब चाहते सब वर्जिन से शादी कर सकते थे, नहीं, लेकिन एक ही वर्जिन शादी, वो भी उसके अंदर बहुत बड़े रिलीजियस बेनिफिट जो साबित हुए बाद में। मतलब आप सोचिए इस बारे में। अब ये जो हार्म वाली बात है ना साहिल, वी आर विद यू, हार्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका जरा रिसर्च फ्लॉड है जो आप कह रहे हो ना। मेंसेस, आप ये देखो, ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं, मेंसेस आने के 1 साल पहले औरतों की बॉडी में ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं। ये देखिए रिसर्च है, ये जामा कोई मुस्लिम नहीं है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उसके अंदर आता है कि 1 साल पहले स्पॉट होता है जिसमें बॉडी की ग्रोथ होती है, और मेंसेस के बाद मैक्सिमम 1 साल में ग्रोथ खत्म हो जाती है। मतलब जो ग्रोथ होनी थी मेंसेस से पहले मेजर पार्ट अचीव हो जाती है। और ये बात को सोचना चाहिए। देखिए खाली मेंसेस हमारी शर्त नहीं है, हार्म नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त है, साइकोलॉजिकली रेडी होना चाहिए, वो भी शर्त है, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम दैट्स दैट। और जो आप बताइए अमेरिका के अंदर जो 1880 में 10 साल 12 साल की एज ऑफ कंसेंट थी, सब मर जाती थी क्या? वो सब लड़कियां मर जाती थी क्या? डू यू बिलीव दैट? क्या वो सब पीडोफाइल्स थे? क्या वो सब रेपिस्ट थे? क्या वो सब सारे जो एडजेक्टिव्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज करते हैं उनके लिए भी यूज करेंगे? और जो सारी चीज हम देखते हैं ना, ये जो चीज है अमेरिका की, अभी की बात कर रहे हैं हम, अभी। और बल्कि आपने जो हिस्टोरिकल जो रिपोर्ट्स बताई ना, जरा मैं चाहता हूँ, 1400 साल पहले की रिपोर्ट बता रहे हैं आप, आज के डेटा से वो साल जमाने का जजमेंट कर रहे हैं, ये भी रॉन्ग है, ये भी मिस्टेक है बहुत बड़ी। अब देखिए आज की रिपोर्ट ये है, हर 1 लाख बच्चियों में 140 बच्चियां अमेरिका में 10 से 14 साल की प्रेग्नेंट हो रही है। ये क्या साबित कर रही है? ये आपकी थियरी को गलत साबित कर रही है, ये धज्जियां उड़ा रही है आपकी इस थियरी को कि ये रॉन्ग चीज है, आपको समझना चाहिए। और ऐसा देखे तो 18 साल की लड़की भी शादी की रात में उसकी डेथ हो गई, शादी की रात, तो 18 साल भी तो फिट नहीं हुआ ना फिर तो। देखिए हमें समझना है, वी आर विद यू, 18 साल में भी इसकी शादी नहीं होनी चाहिए थी। जो लड़की की ऐसे वेडिंग नाइट में डेथ हो गई, माँ को, फादर को पता होना चाहिए था कि इसका जजमेंट के हिसाब से करना चाहिए था। 61 ईयर ओल्ड आदमी की भी डेथ हो गई, तो क्या हम अभी क्या क्या रूल्स बनाने वाले हैं इस बारे में? 35 ईयर ओल्ड की भी डेथ होती है। देखिए क्या होता है ना, हमें इसके अंदर अपने इमोशंस में फ्लो नहीं होना चाहिए। जैद भाई टाइम खत्म हो गया। साहिल भाई, हाँ 1 मिनट का लास्ट 3 मिनट। जी। देखिए जैद भाई ने कहा कि भाई जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो कम एज की लड़कियों से या औरतों से शादी करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एक औरत जो लीगल एज पे पहुंच गई है, उसको अभी सेंसस है, उसको पता है उसके लाइफ का क्या डिसीजन लेना है। उसके बाद अब चाहे वो बूढ़े से शादी करे या फिर जवान से करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से कोई सेलिब्रिटी कोई कम उम्र की शादी से, कम उम्र की लड़की से अगर शादी करता है तो 100 गालियां सुनता है, लोग उसकी बुराइयां करते हैं, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन उसके बावजूद उस औरत ने खुद का फैसला लिया, अब वो अडल्ट है, इस वजह से वो लीगली अलाउड है। यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, ये 5 साल की शादी, 5 साल की बच्ची से आप शादी कर लोगे
तो वो कहाँ से उसकी ये फैसला ले पाएगी कि आप बूढ़े हैं, जवान हैं, क्या है, आपके साथ शादी करना सही है, गलत है, आप उसको पसंद आ रहे या नहीं आ रहे। और आपने अभी एक कहा कि भाई 18 इयर्स में एक लड़की की डेथ हो गई वेडिंग नाइट में, तो भाई ये एक्सेप्शन केस को आप जनरलाइज ना करें। ये पता नहीं ये अभी मैं इस के बारे में क्या कहूँ आपको। आप एक एक्सेप्शनल केस को जनरलाइज कर रहे हैं। 18 साल में जो प्रेगनेंसी होती है उनको इस तरीके के जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो मेडिकल रिस्क होता है वो नहीं होता है। और आपने एक चीज ये कहा था कि तो इस तरीके से आप पहली बात तो जनरलाइज जो एक्सेप्शन को लेके कर रहे हो गलत है। और मैं जो डेटा बता रहा हूं वो जनरल डेटा है कि 9, 10 साल, 11 साल में अगर एक बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बल्कि जो मैंने आपको आर्टिकल बताया था उसके मुताबिक भी जो एक्सपर्ट्स है वो साफ साफ कहते हैं कि 9, 10, 11, 12 साल में कोई भी लड़की जो है जवान नहीं यानी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। बल्कि जो सेफ टाइमिंग है वो 20 के बाद का आता है, जहां पे उसका जो रिस्क है वो पूरा कम हो जाता है। तो एक बात ये हो गई। अच्छा, आपने कहा कि प्यूबर्टी जो है वो पहले ही उसका स्टार्ट हो जाता है। मैं आपकी बात से ये मानता हूं आपकी बात को, लेकिन उसको देखिए टैनर स्टेज कहते हैं। टैनर स्टेज अगर आप देखें तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद भी 2 से 4, 5 साल लगते हैं। क्या आपने अपने घर पे बच्चियों को नहीं देखा? क्या आसपास में आपने बच्चियों को नहीं देखा कि मेंस्ट्रुएशन होने के बाद भी तकरीबन 15, 16, 17 साल लग जाते हैं उसको पूरी तरीके से डेवलप होने के लिए, उसको पूरी तरीके से यानी उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होने के लिए। ये देखिए, फिजिकल चेंजेस आर बिकमिंग मोर ऑब्वियस फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इन स्टेज 3 along with a growth spurt in height. Your teens hormones are hard at work furthering development from the previous stage. तो आपकी यानी कोई भी बातें जो है वो दलील यानी ना साइंस के मुताबिक है, ना अकल के मुताबिक है, ना ही समाज के मुताबिक है। एक औरत, एक लड़की या एक मर्द जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए, सोच समझने लगे, तब उसका डिसीजन होना चाहिए शादी करने का। और जब वो पूरी तरीके से सेफ टाइम पे, सेफ पीरियड पे पहुंच जाए, साहिल भाई, तब टाइम उसका खत्म जो हो है गया आपका। प्रेगनेंसी का टाइम साहिल होना भाई, चाहिए। जी साहिल भाई, जी जी जी, टाइम खत्म। तो जी अच्छा, जो मैं बोल रहा था ना कि लास्ट सेशन है ये, अभी 2-3 सेशन और है, सॉरी। जी जी ठीक है, तो जैद पटेल साहब, आर यू रेडी? जी, जस्ट मोमेंट। हाँ, मैं इसको कर देता हूँ। आई एम रेडी टू स्टार्ट। चलिए, हाँ, एक मिनट, मैं टाइम सेट कर दूँ। रेडी सर, मैं आपका ready। जो 2 मेयार साहिल ने बताए, वो 2 मेयार के हिसाब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी सही साबित हो चुकी है। और जो डेटा वो बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट बता रहे हैं, वो इस जमाने की रिपोर्ट बता रहे हैं। वो एक्सपर्ट्स ने क्या 14 साल पहले के बारे में कमेंट किया है? आप किस बारे में डिबेट कर रहे हैं? आज के जमाने में या 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मेन टॉपिक है। तो आपको ये बारे में बात होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, अगर हार्मफुल है ना, हम आपके साथ है। इस्लाम ने खुद रोका है, हदीस है मौजूद। ये ना आपके कहने की वजह से, सिर्फ आपको सही बताने के लिए हम लोग नहीं कर रहे, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में पहले से मौजूद है। हाँ, तो ये बात को है। तो जो 2 मेयार आपने बताए, लोग क्या कहते हैं और मेडिकली हार्मफुल है कि नहीं, ये दोनों एतबार से सही साबित हो चुकी है। चलिए, दूसरे जो एतराज है उसका जवाब देखते हैं। फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की शादी के ताल्लुक से आपने कहा, तो कोई कंपलसरी नहीं है शादी कराना कम उम्र में, परमिसेबल है, फादर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। और इसके अंदर लड़की की भी इजाजत है। आप क्यों समझते हैं कि फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की इजाजत थी? उनकी इजाजत नहीं समझी जाएगी? हर चीज क्या मेंशन होना जरूरी है? अंडरस्टूड होती है कोई बातें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो रुकैया रदियल्लाहु अन्हा की शादी हुई, कम उम्र में हुई, तो एक बेटी वो भी है। और इसमें आप ये भी सोचिए कि जब फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को प्रपोजल आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नाराज नहीं हुए, यानी वो सोसाइटी में एक एक्सेप्टेड बात थी। बल्कि ये दलील भी खुद आपके खिलाफ हुई, यानी ये दलील भी आपके खिलाफ हुई। वो सोसाइटी में इट वाज एक्सेप्टेड के प्रपोजल दिया जा सकता है, ये चलता था ये बात कम उम्र में। और आप ये देखिए, जो आपने कहा है कि ये चीज, तो आप जब एज ऑफ मैरिज पे उंगली उठा रहे हैं आज इतना, तो आपको एज ऑफ कंसेंट पे भी उंगली उठाना चाहिए। क्या आप जानते हैं चाइना में 14 साल की एज ऑफ कंसेंट है? और एज ऑफ कंसेंट क्या है? यानी जिसके अंदर इलीगल रिलेशन किए जा सकते हैं। मैरिज की मिनिमम एज 20 साल 22 साल है। और मैं आप सबको बताऊं, देखिए ये एज ऑफ कंसेंट है ना, आप जाके खुद देखिए ageofconsent.net, कंट्रीज के लॉस के साथ पूरी डिटेल दी हुई है कि 12 साल फिलीपींस में 12 साल एज ऑफ कंसेंट। हाँ, इंडिया में 18 साल है, वहां पे 12 साल है। जापान हमसे एडवांस, जापान
13 साल है और कई कंट्रीज में, 14 साल है चाइना, 32 कंट्रीज, 15 साल है फ्रांस और 25 और कंट्रीज, 16 साल है यूएसए और कितनी सारी और कंट्रीज। तो मैं आपसे कहता हूं कि इससे ये जो सब गलत, उनको पता है वो सब कर रहे हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन और रेप कर रहे हैं वो लोग, और आप ही हम सब समझदार है। व्हाट इज दिस? यानी कौन सही है? आपको क्यों लगता है आप ही सही है? और ये जो 1414 साल के बारे में मैंने कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं और साबित क्या कर रहे हैं मालूम है? कि आपकी थियरी के 10 साल वाले बच्चे फिट नहीं होते ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट में तो आया है, यूएसए की रिपोर्ट है कि 12 साल एवरेज एज है फर्स्ट इंटरकॉर्स की अमेरिका में। 8-9 साल में कई बच्चे करते हैं, कई बच्चे करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज से क्या साबित हुआ। वो लोग प्रैक्टिकली क्या साबित कर रहे हैं मालूम है? कि आपकी थियरी के वो लोग अनफिट होते हैं ना, वो लोग साबित करेंगे नहीं हो रहा है। एक होता है लेटर ऑफ द लॉ, एक होता है स्पिरिट ऑफ द लॉ। और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, आपको पता है अभी एक बहुत स्ट्रांग लॉबी काम कर रही है। जैसे गैलप की पोल है जिसके अंदर आया 25 साल उम्र होनी चाहिए मिनिमम औरतों की, 27 साल होनी चाहिए मर्दों की। और आप सोचो कि ये हो गई, अभी 18 से 21 की बात हो रही है, फिर 25-27 पे आ जाए, 30 साल तक जाए, और वो लोग जाके देखेंगे ये जो 2022 वाले लोग थे ना, ये लोग तो सब पीडोफाइल थे, ये सब सेक्सुअल अब्यूजर्स थे। अगर आप ये कहेंगे तो क्या आप उनके क्रिटिसिज्म को सही समझोगे उस जमाने के क्रिटिसिज्म के हिसाब से? जब आप टाइम खत्म, बैटरी लो से खोलो। यार जैद भाई, आप कैमरा क्यों बंद कर देते हो यार? हाँ रहिए ना, कैमरे के साथ रहिए, क्या मसला है? फिर बंद कर दे। चले कोई नहीं। जी स्टार्ट करूं मैं? नहीं, एक मिनट, हाँ रिस्टार्ट कर दो मैं टाइमर। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जी, मैंने इनसे ये पूछा था कि मेंस्ट्रुएशन का सिर्फ स्टार्ट हो जाना क्या इस बात की दलील है? क्या सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक बच्ची फिजिकली एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ उसके बाद वो प्रेगनेंसी, सेफ प्रेगनेंसी और सेफ चाइल्ड बर्थ के लिए रेडी हो जाती है? हमने एक्सपर्ट्स को देखा है और खुद इस बात को जैद भाई जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो जाके कोई बाजू में कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए और या पीडियाट्रिशियन के पास जाए और जाके पता करे कि भाई के सेफ पीरियड क्या होता है। क्या 9-10 साल की बच्ची जिसको सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, क्या वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी है, यानी सेफ प्रेगनेंसी और सेफ चाइल्ड बर्थ के लिए? मैंने आपको अभी डेटा बताया, यानी वो आर्टिकल बताया, और उसके हिसाब से कई सारे आर्टिकल है जिसमें टीनेज प्रेगनेंसी की वजह से माँ की भी मौत हुई है, बच्चे की भी मौत हुई है, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि 1400 साल पहले ऐसा नहीं होता था, या वो टाइम की जो लड़कियां हैं या जो औरतें हैं वो अलग होती थी। अगर अलग होती थी तो उसका एक साइंटिफिक एविडेंस हमें बता दे कि पहले की औरतों की जो हड्डियां हैं और वो जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता था। ऐसी कोई बात नहीं है। डेटा कॉमन है कि औरतों की एज या उसका जो ग्रोथ है वो सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने पे वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाती। इसका जवाब अभी तक इन्होंने मुझे नहीं दिया है। दूसरी बात, क्या एज ऑफ कंसेंट के बारे में इन्होंने बात की। देखिए, एज ऑफ कंसेंट अगर किधर कम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है। ये एक सोशल इशू है और लोग जो है, जो सोसाइटी होती है वो इस पे काम करती है और उस हिसाब से सेट करती है। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो जो फैसला अगर सोसाइटी ले वो सही हो। हमें खुद अकल लगा के देखना है कि क्या ये चीज सही है या नहीं है। दूसरी चीज, एज ऑफ कंसेंट अगर कम भी है, 14 साल है, 15 साल है, 13 साल है, तो एज ऑफ कंसेंट में कोई शादी नहीं कर रहा है। शादी नहीं कर रहा है कि शादी होगी उसके बाद उसको बच्चे पैदा करना है, उसके बाद उसके ऊपर बोझ आ रहा है। हालांकि हम इसको सही नहीं समझते क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस हिसाब से तो ये सही नहीं है। और अगर किधर अलाउड भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें जो है वो एक सोशल इशू है, उस पे सोसाइटी गौर और फिक्र करती है और उस हिसाब से फैसला लेती है। सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना 14 साल की लड़की, या आपको फिजिकली डैमेज नहीं करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। लेकिन आप अगर शादी करते हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, आपकी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, वहां पे प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। अच्छा, इन्होंने एक बात कही थी कि हजरत आयशा जो है वो बड़ी इंटेलिजेंट थी और वो यानी उन्होंने ये इतनी सारी हदीसें। मुझे बताइए, हजरत आयशा ने क्या ऐसा इंटेलिजेंट वाला काम किया है? एक फैमिली के, यानी एक जो बच्ची होती है या एक घर का जो मेंबर होता है, उसे तो पता होता है कि हमारे घर पे क्या चल रहा है, हमारे घर का रूल्स क्या है, कितने बजे उठना है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, नमक कितना डालना है। ये कौन सा इंटेलिजेंस है
क्या हजरत आयशा ने कोई एल्गोरिदम निकाला, कोई फॉर्मूला निकाला, टाइम कोई खत्म हो गया कोई साहिल भाई, अजीब बात निकाल दी? साहिल भाई टाइम खत्म जी हो गया आपका। जी 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 जी। जैद किधर है? हाँ 2 सेशन बचे हैं हम 3-3 मिनट के। ठीक है सर, रेडी? जस्ट मैं पावर पॉइंट स्टार्ट कर दूं एक बार। ठीक है, मैं म्यूट कर दूं आपका ये। आई एम रेडी। स्टार्ट टाइमर। हाँ सर, रेडी? रेडी? रेडी जी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे अपनी ये स्लाइड फिर से लानी पड़ी क्योंकि साहिल वही चीज रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ मेंसेस काफी नहीं, सिर्फ मेंसेस काफी नहीं। ये मैंने आपसे पहले कहा कि सिर्फ मेंसेस काफी नहीं है, प्रूफ के साथ बताया, तो आप वो बात क्यों रिपीट कर रहे हैं? वी ऑन द सेम पेज। और जो आपको मैंने जो दो बातें कही है कि जो 2 स्टैंडर्ड्स, अब आपने कहा कि लोग करते हैं लेकिन लोगों की बात सही नहीं होती है, और उससे थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे लोग क्या कहते हैं। तो आपके स्टैंडर्ड को आपको वाजे करना चाहिए कि लोग आपके लिए स्टैंडर्ड है नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी 2 स्टेटमेंट्स में। और आप देखेंगे कि साहिल मेरे बहुत सारे पेंडिंग क्वेश्चंस के जवाब दे सकते थे, लेकिन अपनी वही बात को फिर रिपीट कर रहे हैं जो मेडिकल वाली। और मैं देखिए वो जो बोल रहे हैं ना, आपने आसपास देखा नहीं है, आसपास ये आसपास देख के रिपोर्ट्स बनती है। जब मैं आपके सामने मेडिकल रिपोर्ट्स कोट कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए सेवरल स्टडीज, ये जामा में आया है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, सेवरल स्टडीज सपोर्ट द हाइट हाइपोथेसिस दैट द ग्रोथ वेलोसिटी ऑफ हाइट पीक्स रीचेस अ पीक 1 year बिफोर मेनार्की, लोज डाउन thereafter and stops within 1 after menarche। कई रिपोर्ट्स है, अब आप आपकी रिपोर्ट्स मानेंगे। मैं लोगों से पूछता हूं कि यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट्स प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ, ये आसपास की लड़कियों को देख के ये जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं, कौन सी सही है? यानी गौर करना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि इसके आगे जो उन्होंने कहा कौन सा बड़ा काम, आपको पता है हम लोगों के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है, और उनके अंदर की हाउस होल्ड लाइफ जो है ना, वो कौन बताया किसके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि कैसे थे वाइफ के साथ, कैसे थे घर में, क्लीनलीनेस इश्यूज और कई सारे औरतों के मसाइल, ये सब हमें मालूम पड़ा आयशा रदियल्लाहु अन्हा के जरिए। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस। 2210 हदीसें जो उन्होंने बयान की ना, क्या उनकी दूसरी वाइफ में से किसी ने बयान किया? सब लोग बयान किए होते ना, अगर इतनी नॉर्मल बात थी। ये अगर सोचो आयशा रदियल्लाहु अन्हा भी एक अबव एवरेज नहीं होती, तो फिर आपका ऑब्जेक्शन कुछ बन सकता था, लेकिन उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पर। और इसी वजह से आपकी ये बात वहां पे फॉल डाउन हो जाती है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या उन्होंने जो चीज दी ना, हम लोग उसके लिए फार ग्रेटर इंडिटेड देन एनी साइंटिफिक डिस्कवरी। मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की, लेकिन फाउंडेशन उनके रिलीजन से मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि उनका ये जो अगर सोचो उनकी डेथ हो जाती थी तो आपकी बात होती थी। उनकी वो जिंदगी भी थी, उनकी लर्निंग भी थी, वो टीचर भी थी, और उनकी नॉलेज भी थी, सारी चीजें होना, ये सब क्या है? ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और आप देखोगे कि ये सारी चीजें जो इसके अंदर जो कहा जा रहा है, अब ये सारे क्वेश्चन पेंडिंग है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि कुछ फैक्ट्स क्लियर है, और जो तजाद है, अब तक कोई एज नहीं मिली है। अब तक स्टैंडर्ड जो मिला उसके बेसिस पे मैं आर्ग्यू कर रहा हूं, जो मेजॉरिटी मिली उस बेसिस पे मैं आर्ग्यू कर रहा हूं। अब तक ये क्लैरिटी नहीं है। मैं चाहता हूं साहिल इसके अंदर ये भूल जाएं कि हम लोग कोई डिबेट में बैठे हैं। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कि साहिल से 2 मंथ से मैं ट्राई कर रहा था कि उसके साथ पर्सनली बैठूं, क्योंकि ये सारी बातें मैं अगर उससे पर्सनली कहता तो समझ जाते, बिकॉज ये मिस इन्फॉर्मेशन थी उसके पास, मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे गड़बड़ थी। और आज आपके सामने, आप भूल जाइए 10,000 लोग 9,000 लोग देख रहे हैं, भूल जाओ इनको। आप ये सोचो कि आपके सामने कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं, और वो फैक्ट्स आप उसको देखकर इवैल्यूएट करके कम से कम जो सही बात है उतना एक्सेप्ट करो। और यही चीज एक इंसान जो सच्चाई ईमानदारी के साथ करता है, ये उसकी निशानी होती है। आई होप अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको हक बात समझने की कबूल करे, की तौफीक दे। शुक्रिया। टाइम खत्म रहता है। परफेक्ट है। अच्छा, ये इसके बाद भी और एक है या ये लास्ट है? आप म्यूट है खालिद भाई। बात भी है ना? है जी। अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। रेडी है? चलिए हाँ। स्टार्ट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, तो यार बड़ी हंसी मुझे आई थी जब जैद भाई ने ये कहा कि उनके लिए साइंटिफिक डिस्कवरीज और यानी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको इंटेलिजेंट हम कहेंगे, उसके बजाय इनके नजदीक इंटेलिजेंस ये है कि कोई घर के अंदर के जो मामलात है वो बताए। ये बड़ी अजीब बात थी हमारे लिए। ये घर के मामलात बताना, ये हमारे घर के बच्चे भी बता सकते हैं, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, कोई ये इंटेलिजेंस वाली बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हजरत आयशा बहुत इंटेलिजेंट थी। इंटेलिजेंट थी, अगर एक इंटेलिजेंट जो लड़की होती है उसके सामने कोई
एक मिनट रुकिएगा, ये मैं आपके सामने, ये देखिए, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 251 है। ये हदीस में क्या है? नरेटेड अबू सलमा, आयशा's brother and I went to Aisha and he asked about the bath. साहिल भाई, हाँ, देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है ना, अल्लाह के रसूल टाइम सल्लल्लाहु रोक अलैहि दीजिए। वसल्लम, हाँ टाइम में रोक देता हूँ। हाँ, और आप टॉपिक से हट रहे हैं ना? नहीं नहीं, इन्होंने इंटेलिजेंस का मेयार बताया, मैं बता रहा हूं कि वो उसमें इंटेलिजेंस में मेयार में आती है क्या नहीं आती। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं साबित करूंगा कि वो इंटेलिजेंट, आप इसको इंटेलिजेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मेरा सवाल है इनसे। तो प्लीज मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। ठीक है जी, तो देखिए कि हजरत आयशा, नरेटेड अबू सलमा, आयशा's ब्रदर एंड आई वेंट टू आयशा, ये दो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, ही आस्क हर अबाउट द बाथ ऑफ द प्रॉफिट, रसूलुल्लाह के नहाने के बारे में पूछते हैं। तो इंटेलिजेंट आयशा क्या करती है? हजरत आयशा वो क्या करती है? शी ब्रॉट अ पॉट कंटेनिंग अबाउट ए सा ऑफ वाटर एंड टुक अ बाथ एंड पोर्ड इट ओवर हर हेड एंड एट व्हाट टाइम देयर वाज अ स्क्रीन बिटवीन हर एंड अस। यार, इंटेलिजेंट लड़की को अगर कोई रसूलुल्लाह के नहाने के बारे में पूछ रहा है तो वो खुद वो दो शख्स के सामने नहा के क्यों दिखाएंगी? हालांकि वो महरम है, गैर महरम है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इंटेलिजेंट इंसान कभी खुद नहा के नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ हजरत आयशा जो खुद नहा के दिखा रही पर्दा लगा के, अब कैसे नहा रही थी वो आप खुद फैसला कर लीजिए। तो इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस तब माना जाता जब वो कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करती, कुछ फॉर्मूला लेके आती, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लेके आती, तब ये माना जाता। तो हजरत आयशा का इंटेलिजेंस होना बिल्कुल साबित नहीं है। वो खाना बनाती थी, आटा गूंथती थी और भूल जाती थी, तो यहाँ भी नहीं। और उसके बाद जो है वो वहां पे तो छूट गई थी, तो वो खुद कह रही है कि भाई मेरे बदन में गोश्त भी नहीं था। तो ये सब चीजें हैं जिससे ये साबित होता है कि हजरत आयशा मैच्योर फिजिकली भी नहीं थी, ना मेंटली मैच्योर थी, और ना वो कोई इंटेलिजेंट औरत थी। इसके अलावा आज भी इस्लाम आपको शादी की इजाजत देता है 5-6 साल में। तो क्या अपने जो जैद भाई है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके या कानून के अगेंस्ट में जाके कुरान की बात मान के 5-6 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? आज भी मुसलमान शादी कर सकता है क्या नहीं कर सकता है? कोई कंडीशन है कि आज आप नहीं करोगे? कोई कंडीशन नहीं है। 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में आज आप आज भी शादी कर सकते हैं। और दूसरी चीज के हजरत आयशा जो है वो रसूलुल्लाह की 89 की उम्र की हो गई थी। यानी 6 साल और 52 साल में आदमी आमतौर पे उसकी नवासी होती है, नवासे होते हैं। तो 89 की उम्र के बच्ची के साथ शादी करना ये कहां तक सही है? बिल्कुल सही नहीं। आप लोगों का दिल कैसा करता है? आप कह रहे कि इसको जो है 9,000 10,000 लोग देख रहे हैं, उसको छोड़कर आप ये देखो कि ये सही है। ये कैसे सही हो सकता है? साहिल ये भाई, आपका कैसे टाइम खत्म एग्जाम्पल हो हो गया। सकता है? साहिल भाई, जी, बहुत शुक्रिया। आपका टाइम खत्म हो गया जी। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड आपको ज्यादा ही चलेगा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैद भाई, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग है ना रूल्स के ऊपर बात कर लें। तो साहिल भाई का अपना पैमाना है, आपका अपना पैमाना है, दोनों एक दूसरा कुछ इस पर डिस्कस करना चाहिए क्या हमें साहिल भाई? कि रूल सेट नहीं हो पा रहे हैं, कि आप अपने हिसाब से बता रहे हो, अपने हिसाब से बता रहे, बात सिर्फ यहाँ वहां की हो रही है। अब आई थिंक चल रहा है, डिस्कशन चलने दीजिए। अभी कितने राउंड बचे हैं? रैपिड फायर जैसा रख ले। कितने राउंड बचे हैं? एक राउंड बचा है बस, लास्ट राउंड है ये? लास्ट राउंड है। अभी जो आया मेरा लास्ट राउंड है। हाँ, ये आपका लास्ट राउंड है। हाँ, अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मतलब जैद भाई की इजाजत हो तो एक 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए हम रैपिड फायर भी रख सकते हैं। मैं उनको क्वेश्चन करूं, वो मुझे आंसर दे, टाइम ना हो, अगर जैद भाई को अगर ठीक लगे तो। देखिए हमारे कुछ शेड्यूल फॉर्मेट डिस्कस हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था, तब अग्री हुआ था। और अग्री होने में ये भी बात की थी, कोई भी स्पीकर्स में से कोई एक रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि फॉर्मेट चेंज हो। अच्छा, ये था क्या? जी हाँ, आपके चाहते मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? जी, फॉर्मेट का नहीं था मेरे ख्याल से, ये था कि लास्ट टाइम पे आप मेरे मेल में भी है आपके रिप्लाई में। स्केड्यूल चेंज नहीं होगा। हाँ, नहीं चेंज होगा। शेड्यूल में नो स्पीकर विल रिक्वेस्ट कि चेंज करो, तो आपने वो चीज ब्रेक स्केड्यूल में फॉर्मेट की बात नहीं थी उसमें। नहीं, टर्म्स की मैं आपको देख लेता हूँ मैं। हाँ, मैं भी देख लेता हूँ। देख लीजिए जी। तब तक मैं स्टार्ट करूँ, मेरा लास्ट राउंड है। हाँ, ठीक है, आप देख लीजिए। देख लिया साहिल भाई आपने? नहीं, ठीक है, हम वो जो फॉर्मेट तय है उसी के हिसाब से जाएंगे, नो इश्यूज। ठीक है,
Zaid bhai, time starts now. टाइम स्टार्ट अभी होगा, अभी स्टार्ट करिए जी। आप ready हैं? अभी मैं रेडी हूँ। Zaid bhai, your time starts now. जो बेसिस दो बताए साहिल ने, वो दोनों बेसिस से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही साबित हो चुकी है मैरिज। और ये बात मैंने कई बार दोहराया, उन्होंने इस बात को रिफ्यूट नहीं किया, ना क्लैरिफाई किया, ना अपने कॉन्ट्रडिक्शन को दूर किया। मैंने यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फाइनली आपकी स्क्रीन पे रखा है। आई होप आप अपने लास्ट 3 मिनट्स में कम से कम कुछ जवाब उसमें से देंगे ताकि कोई बात क्लियर हो। मैंने जो सवाल पूछे उसके जवाब नहीं आए, और साहिल के मैं ढूंढ रहा था कौन सा सवाल बच गया। आई थिंक कोई चीज नॉलेज से तो नहीं बचा, बाय मिस्टेक कोई बच सकता है, लेकिन मैंने ट्राई किया, एवरी सिंगल क्वेश्चन आंसर किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन के साथ आप तक पहुंची है। अगर ये चीज पॉइंट ऑफ व्यू की डिफीट नहीं है, साहिल का पॉइंट ऑफ व्यू, जो जुल्म वाला पॉइंट ऑफ व्यू, जो रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, आई रिक्वेस्ट हिम कि ये डिफीट नहीं है तो क्या है आप बताओ। लेकिन ये चीज आज विक्ट्री बन सकती है साहिल की, अगर वो इस चीज को कबूल कर ले, इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि ये पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग था, और जो सही पॉइंट ऑफ व्यू उसे एक्सेप्ट कर ले। ये एक क्वेश्चन है, ऐसे 150 क्वेश्चंस का आंसर मैंने अपने कोर्स ये है इस्लाम में दिया है, आप देख सकते हैं। ईमान इंस्टीट्यूट, ईमान.इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं। और i+ टीवी पे भी द रियल इस्लाम में ऐसे कई सवालों के जवाब हमने दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चलो ये तो जवाब आया आप सबके सामने, लेकिन अगर नहीं आता तो हम लोग डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करते हैं कि डॉक्टर्स हमारे पेट को काट दें, हम इजाजत देते हैं। क्यों? उसकी डिग्री देखते हैं, हम उसका एक्सपीरियंस देखते हैं। एरोप्लेन में पायलट को ट्रस्ट करते हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या हमारे क्रिएटर को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं? अगर आप इस्लाम का बेसिक मैसेज एक्सेप्ट समझ जाओ कि देयर इज वन क्रिएटर, हम सबका मालिक एक है और उसके जैसा कोई नहीं है, और हम सबकी इबादत वर्शिप उसी एक के लिए होनी चाहिए। अगर बेसिक मैसेज ऑफ इस्लाम आपको समझ में आ रहा है और फिर आपको एक दिन समझ में नहीं आता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी क्यों हुई थी, आपके जहन में ये सारी बातें नहीं आती, तो क्या आप अपने क्रिएटर को ट्रस्ट नहीं कर सकते? आप देखो, सहाबा को नहीं मालूम था कि चिकन अलाउड है, मटन अलाउड है, फिश अलाउड है, पोर्क क्यों नहीं अलाउड है। बाद में जाके साबित हुआ कि पोर्क खाने से 200 अलग अलग बीमारियां होती, 200 अलग अलग बीमारियां, अभी साबित हुआ है ये। और कितने सारे टाइप के 18 वर्म्स, पैरासाइट वर्म्स, शराब से कितने प्रॉब्लम थे उनको नहीं मालूम था, बट वो लोग तो बच गए उस चीज से। तो आप देखिए, एक मेरी 3 पार्ट्स में वीडियो है, वाई इस्लाम, मैंने जी साहिल भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? ये टॉपिक से हटके बात हो रही है अभी जो हो रही है, ये टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, ये प्रूफ है कि अगर आप इस्लाम को हक मानते हो तो ये आपको मानना होगा, आपको ये मानना होगा कि इसके प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिज विद आयशा भी सही थी। क्यों? साहिल भाई कंटिन्यू करते हैं इसको। प्रूफ है, ठीक। ये भी लॉजिकल है, ये भी उससे कनेक्टेड है। हाँ, अच्छा, आखिर में मैं बात ये कहूंगा कि सोचो एक शख्स कहता है आई डोंट बिलीव इन ग्रेविटी, और ऐसा शख्स बिल्डिंग के ऊपर से गिर जाए तो क्या होगा आपको मालूम है? नीचे ही गिरेगा वो। उसके डिनाई करने से हकीकत थोड़ी बदल जाती है। तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि ये डिनाई करने से हकीकत नहीं चेंज हो जाती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हक है ना वो रियल है साहिल, और हम सब मर के अपने क्रिएटर के सामने अकाउंटेबल है, उसी के सामने खड़े होने वाले। आज डिनाई करके रियलिटी नहीं चेंज होती। आप प्लीज इस बारे में स्टडी करिए, जो हक और सही बात है उसको कबूल करिए, और इस बारे में जो भी चीज है, मैं भी एक लाइव स्ट्रीम, जैसे साहिल रखने वाले एक लाइव स्ट्रीम, तो मैं भी एक लाइव स्ट्रीम अपने यूट्यूब चैनल पर रखूंगा। अभी ये फिनिश होने के बाद आप सब वहां ज्वाइन हो सकते हैं ताकि हम इस डिबेट के ऊपर और डिस्कशन करें। शुक्रिया। ठीक है, ज़ैद भाई टाइम से पहले खत्म हो गया। चलिए साहिल भाई, ज़ैद भाई का टाइम खत्म 3 सेकंड जी, पहले। साहिल जी। भाई रेडी? जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इधर आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमने ये देखा कि इस्लाम जो है आज भी इजाजत देता है कि आप बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं। जैद भाई ने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या वो 5 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कर सकते, अगर कर सकते हैं तो उस बच्ची का हक किधर गया खुद का पार्टनर चूज करने का? क्या आप उसको जो है पहले शादी कर लोगे इस्लाम के हिसाब से? मंगनी की बात नहीं कर रहा मैं, निकाह की बात कर रहा हूँ। आप निकाह कर सकते हैं। उसके बाद जो इनका मेंस्ट्रुएशन का पॉइंट था, मैंने इनको हवाले दिए। अभी जो ये वेबसाइट बताई थी मैंने, healthline.com की वेबसाइट थी, जिसमें ये बात बताई गई है, और हम खुद जो है प्रैक्टिकली सामने भी देखते हैं कि एक बच्ची, सिर्फ उसको 9-10 साल में मेंस्ट्रुएशन आने से उसकी बॉडी अभी फिजिकली डेवलप नहीं हुई है, उसके ब्रेस्ट इनलार्ज होना बाकी है, उसके पेल्विस को जो है वो अपने जो मैक्सिमम साइज है उसमें आना बाकी है। इस्लाम ये सब कुछ नहीं देखता। तो ये सबसे बड़ा एतराज तो ये था, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के आने से आप शादी कर सकते हैं, यानी आप सेक्स कर सकते हैं। हालांकि ये भी साबित नहीं है कुरान हदीस से कि मेंस्ट्रुएशन आना जरूरी है, ठीक है, ये भी हमने देखा। दूसरी चीज कि
इन्होंने ये कहा कि भाई हम प्लेन में बैठ जाते हैं बिना भरोसा किए, डॉक्टर पे आप लेट जाते हो ऑपरेशन के लिए बिना उस पे भरोसा किए। भाई डॉक्टर के सामने जो लेटते हैं तो वो उसकी पढ़ाई के वजह से उसकी जो चीज प्रूव्ड है, साइंटिफिक चीजें प्रूव्ड है, उसको डिग्री मिली है, उस बेसिस पे आदमी लेटता है। प्लेन में इसके लिए जाता है क्योंकि वो चीजें प्रूव्ड है कि इस तरीके से चीजें काम करती है, और ये प्लेन इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि वो साइंटिफिक वे में उड़ेगी, आप गिरोगे नहीं, तब जाके करते हैं। रसूलुल्लाह का कोई प्रूफ नहीं, रसूलुल्लाह की बातों की कोई प्रूफ नहीं। क्या रसूलुल्लाह जो है वो रोल मॉडल है? हमने देखा नहीं है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जहां पे हम देखेंगे कि रोल मॉडल हो ही नहीं सकते। उनके जो काम थे, उनके जो यानी जो अमाल थे उनके। रोल जी, मॉडल की बात नहीं चल रही, बात यहाँ पे पॉइंट है हमारा क्या अल्लाह जैद के भाई ने भी तो वही किया कि मैं ये बता रहा हूं ना कि अगर वो रोल मॉडल है ही नहीं तो हम फिर उनको कैसे नबी माने और इस तरीके देखिए, को नबी कैसे सही मानना माने। है नहीं मानना है, ये डिस्कशन यहाँ पे नहीं है। तो जैद भाई ने भी तो क्रिएटर की बात की ना कि आप जो है क्रिएटर पे भरोसा करोगे तो ये सही हो जाएगा। आपको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, इंसाफ करना पड़ेगा, वहां पे मैं आपको सारी रोकना करता हूँ, चाहिए था। उन्होंने क्रिएटर की बात की, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो की मैं बात कर रसूल की बात कर रहा हूं। अगर उनको क्रिएटर की बात करने का हक है तो मुझे नबी की बात करने का हक होना चाहिए ना। आप इंसाफ करिए ना। रहे हैं। ठीक है। मैं एग्री हाँ, करता मेरा हूँ साहिल जी, मेरा मैं टाइम agree रोके थे आपने? टाइम रोका था आपने खाली? अच्छा, ओके। तो आप अगर देखोगे कि रसूलुल्लाह के जितने भी तरीके रहे हैं, चाहे वो बच्चियों के साथ शादी करना, मुंह बोले बेटे की तलाकशुदा बहू के साथ शादी करना, तो ये सब रोल मॉडल में आ ही नहीं सकता है। और ये जो आज का जो टॉपिक था, मैं इस पे आ जाता हूं कि यहाँ पे साफ साफ ये बात साबित हो गई है कि एक बच्ची के साथ शादी करना, चाहे वो स्टार्टिंग में निकाह सिर्फ सेक्स आपने स्टार्ट नहीं किया तो भी गलत है, और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन होने पे सेक्स स्टार्ट करना और उसको जो है वो एक मुश्किल में डालना, कॉम्प्लिकेशन में डालना, ये भी इस्लाम का गलत तरीका है। अच्छा, ये तरीका कि आप एक बूढ़े उम्र में हैं और आप एक बच्ची के साथ जो आपकी नवासी की उम्र की है, आपकी बेटी की उम्र की है, उसके साथ शादी करना, तो ये तो एकदम ही रोल मॉडल के खिलाफ है। तो जितने लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे मोमिन भाई हैं, वो खुद फैसला करें कि क्या ऐसे शख्स को आप रोल मॉडल मान सकते हैं? क्या ये तरीका सही है? क्या आप अपनी बच्चियों की शादी, 6-6 साल की बच्चियों की शादी किसी मस्जिद के बूढ़े इमाम के साथ आप करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। अगर कोई करता है तो आप उसको साहिल जो भाई है टाइम वो खत्म, गालियां देंगे। जी, साहिल भाई टाइम मैं खत्म। सिर्फ अपने चैनल का बोल देता हूं, अगर जी, इजाजत हो तो। हाँ बोलिए। हाँ, दोस्तों देखिए, जितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि 3 स्ट्राइक्स मेरे ऊपर आई थी, तो ये मेन चैनल जो है, हो सकता है अगर स्ट्राइक रिजॉल्व नहीं हुई तो ये डिसेबल हो जाए या उड़ जाए। तो जो मेरा दूसरा चैनल है, एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप लोग जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले। और ये स्ट्रीम खत्म होने के बाद इस बैकअप चैनल पे एक हम रिव्यू स्ट्रीम करेंगे, जहाँ पे आप जुड़ सकते हो और अपनी बात रख सकते हो। बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बात खत्म की जाए और ये स्ट्रीम को बंद कर दिया जाए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात हुई और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लोग फिर मुलाकात करेंगे इसी तरीके से। अच्छा, एक आपने अनाउंसमेंट नहीं किया था कि लाइव चैट जो है वो जैद भाई के रिक्वेस्ट पे मैंने बंद किया था ताकि ये डिबेट हो सके। मैंने खुद आके लाइव में रिक्वेस्ट कर दिया था ना, आपके रिक्वेस्ट कर सामने दिया ही था था। जैद भाई ने। अच्छा, मैंने सामने ही रिक्वेस्ट किया था बिगनिंग में, लेकिन इनको भी बोल देने दीजिए ताकि ठीक है, ये लाइव इसके ऊपर जो चैट बंद हुआ था वो जैद भाई के रिक्वेस्ट के ऊपर साहिल भाई ने बंद किया था। जी, बहुत शुक्रिया जैद भाई, आपका बहुत शुक्रिया चैनल पे आने के लिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट। और खालिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आगे भी ऐसी डिस्कशंस हमारी होते रहेंगी आपके साथ, और जो दीगर इस्लामिक स्पीकर्स है, उलमा है, जो भी है, वो भी आके हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। इसी अंदाज में, अच्छे अंदाज में हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी कोई गिला शिकवा नहीं होगा आज के डिबेट के ताल्लुक से। आपको भी कुछ बुरा ना लगाओ जी, सिर्फ मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो रिफ्यूट कर रहा था कि जो सही चीज है वो क्लियर हो। जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्ट्रीम क्लोज कर दूं मैं? जी कर दीजिए। जी, चलिए।